चलो भाई, वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू द चैनल मेरे भाई क्वांट पारुण पांचाल। ठीक है, थोड़ा सा भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं ना। ऑलरेडी थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने में। ठीक है, आरआरबी क्लर्क मेन से रिलेटेड ये हमारा सेशन नंबर 8 है। ठीक है, कल मैंने क्या किया था, थोड़ा सा आपका प्लान किया था साथ में, भले ही अगर हम लोग ना कर पाए तो 50 से 60 अर्थमेटिक क्वेश्चंस का हम लोगों ने प्लान किया था। ठीक है, तो कल सेशन नंबर 8 में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, हमने 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के किए थे। ठीक है, तो आप मान के चलो सेशन नंबर 7 और सेशन नंबर जो 8 है आपका, वो आपका कंटिन्यूड आप मान के चलो आपका अर्थमेटिक का ही होगा। ठीक है, आज हम लोग करेंगे भाई 20 से 22 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगेन है ना, आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा वो थोड़ा सा आपका सेम ही रहेगा, 5-7% को छोड़ के। ठीक है, बट आपका क्या है कि थोड़ा सा ना, मैं आज आपके थोड़ा सा आप इम्बैलेंस सेशन बोल सकते हो। इम्बैलेंस वैसे नहीं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी में नहीं, क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आपका डिफिकल्ट नहीं है। मे बी जैसे कुछ क्वेश्चन में ना इनडायरेक्ट चीजें आपसे पूछ गए। इनडायरेक्ट मतलब क्या है, जैसे कि लेंथ ऑफ मुझे चाहिए इक्विलेटर ट्रायंगल का, या साइड चाहिए, तो वो तो सिंपल है ए, लेकिन उसको घुमा फिरा के वो 2z प्लस वाई है और वाई से इतना परसेंट ज्यादा है कम है, तो उसकी वैल्यू आप निकालो, तो वो थोड़ा सा ना 5-7% आपकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया सेशन हम लोग कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे, मान लो अगर वो पोर्शन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लग रहा है कि हाँ यार फालतू में ऐड किया है, मे बी ऐसा है नहीं, फिर भी ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन में होगा तो आप उस पोर्शन को स्किप मार सकते हो। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई लेंथ ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल या साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल पे अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है मेरे भाई। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, आज आरआरबी क्लर्क मेंस की हमने एक आपकी सीरीज स्टार्ट की है 25-26 के नाम से, है ना। आई मीन आपकी प्लेलिस्ट वहां पर भाई बनी हुई है। आप चाहो तो पुराने सेशन से आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंसी से। ठीक है मेरे भाई, एक सेकंड पॉज करना, बस आप एक सेकंड रुको, है ना। चलो भाई, थैंक्स फॉर वेट। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि आपका प्लेलिस्ट आपकी बनी हो अपनी टॉपिक कन्वीनियंसी के हिसाब से, जो भी टॉपिक आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप वहां से आप रिवाइज कर सकते हो मेरे भाई। अगेन क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखोगे। कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है ट्राई करने के बाद, तो ही आप उस क्वेश्चंस को या उस वीडियो के सॉल्यूशंस आप उसके देखोगे। अगेन आप ट्राई करना, है ना। इसमें 60% वीडियो की जो भी लेंथ होगी, उसके 60% टाइम में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मेरे भाई आप करिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, है ना। ये जो ₹28 का हम लोगों ने एक ओपन बैच का प्लान किया है यूट्यूब पे, ठीक है, जो आपका चल ही रहा है अभी। ठीक है, और इसका एक एड ऑन मैंने किया है ₹28 का फीस का। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जब भी आपको लगता है कि हाँ मुझे अब पे करना चाहिए, तो मेरे भाई आप पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशंस में ये आपका हेल्प कर रहा है, एड ऑन कर रहा है, तो आप यहाँ पर ₹28 एज ए फीस आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्वांट से या एलआर से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या अगर आपको आती है, तो आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, ये रही मेरे पास ईमेल आईडी, मैं इस पर डायरेक्ट आपका रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी। अगर आपको समस्या आती है तो ईमेल आईडी पे आप मुझे करिए, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा भाई आपके पास स्कैनर। आप चाहो तो इस स्कैनर से आप पे कर सकते हो, या तो फिर आप ये वाली यूपीआई आईडी आपके पास, आप इसे यूज करके आप ₹28 आप पे कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप का नाम मेरे भाई अगेन है ना क्यूएपी सेम है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आपका सेम है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे जो लिंक्स होते हैं ना, है ना, वो आपके यूट्यूब पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मेरी आई मीन वीडियो होगी तो उसमें 3 कमेंट्स आपके हमेशा होते ही होते हैं। ठीक है, पहला कमेंट आपका हमेशा पीडीएफ का मिलेगा, सेकंड वाला जो आपको मिलेगा भाई टेलीग्राम लिंक्स का मिलेगा, ठीक है, और थर्ड वाला आपका यूपीआई आईडी का मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हो, है ना, और आप ग्रुप पे भी आप पीडीएफ ले सकते हो, वहां पे भी मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ, है ना। तो चैनल का नाम भी सेम है, क्वांट बारन पांचल, ग्रुप का नाम भी सेम है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट विद अ वेरी मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी जो है ना, आपको तो मतलब मुझे खुद लगता है कि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ। ठीक है, बट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
चलिए इट्स देखने में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट व्हेन यू जस्ट एंटर तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। टू बोट्स पी एंड क्यू आर रोइंग इन डिफरेंट रिवर्स ए एंड बी। एक सेकंड वॉइस और देख लेता हूँ मेरे भाई, रियली सॉरी, है ना, वॉइस का कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा, ठीक है ठीक है। चलो, दो बोट्स हैं पी और क्यू, डिफरेंट रिवर्स में हमारी जा रही है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि दो बोट है एक रिवर में जा रही है। टाइम टेकन बाय बोट पी टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस इज 25% लेस देन टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस ऑन द बैकवर्ड जर्नी। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे मुझे कनेक्शन मिलेगा, पी से रिलेटेड कनेक्शन मिलेगा। आप यहीं से देख लो, देखो वो कह रहा है कि पी ने, आप बोट पी ने कोई एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया, मुझे नहीं पता, पॉइंट ए से मान लेते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी किया, ठीक है। और जब वो वापस आ रही है, इसने साफ साफ लिख दिया फॉर द बैकवर्ड जर्नी, सेम डिस्टेंस उसने बैकवर्ड जर्नी में किया। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास भाई, एक मेरे पास क्या होगा डाउनस्ट्रीम, है ना, और एक मेरे पास क्या होगा अपस्ट्रीम, ये तो श्योर है ना। और हमेशा जब डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, लाइक एक्स किलोमीटर, है ना, एक्स किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम टाइम तो मुझे हमेशा क्या लगेगा, कम लगेगा ना, कंपैटिबल टू आपका अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम टाइम के कंपैटिबल, अगर मैं डिस्टेंस को सेम ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहां से मुझे पता चल जाना चाहिए था, क्या पता चल जाना चाहिए था कि टाइम का रेशो देखो ये वाला है 25% कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 25% कम, यानी अगर मैं टाइम का रेशो लेता हूं तो 25% कम, यानी अगर इसको 4 मान लिया तो एक टाइम कितना हो गया, 3 और 4, ये मुझे पता होना चाहिए डाउनस्ट्रीम टाइम है, और ये मेरे पास अपस्ट्रीम टाइम है फॉर द बोट पी। क्या ये वाली कहानी क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो टाइम का मेरे पास रेशियो आएगा मैं उसका इन्वर्स कर दूंगा तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, सिंपल। तो यानी स्पीड का डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया फॉर द बोट क्यू, ठीक है। अगेन आप इसकी रेशियो निकाल सकते हो ए प्लस बी बाय टू करके और ए माइनस बी बाय टू करके, है ना, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय टू, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम बाय टू। बट मैं हमेशा से कहता हूँ टू का तो कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि रेशियो जब हम लेते हैं तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि बोट पी की स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट पी, और ये वन आ गया, चार में से तीन गया, एक बचा, ये जिस रिवर में बोट पी रो कर रही है उसकी स्पीड आपके पास आ जाएगी, दिस इज फॉर बोट बोट पी, और ये रिवर ए का मेरे पास ये सिनेरियो बन जाता है ना। तो इसमें से यही एक कनेक्टिंग पॉइंट था जिसपे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब आप आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, डायरेक्ट डाटा अपने को मिलता चला जाएगा। अब देखो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट्स पी एंड क्यू इन स्टिल वाटर इज 2:1। अब आप देखो, अगर मुझे पी का कनेक्शन पता है स्टिल वाटर का, तो क्यू का भी आराम से निकल जाएगा 2:1 की रेशियो में, ठीक है। फाइंड द व्हाइल द स्पीड ऑफ रिवर ए इज 50% एज दैट ऑफ रिवर बी, सिंपल। पर रिवर ए की अगर मुझे स्पीड पता है, रिवर बी की भी मैं अपने आराम से स्पीड निकाल सकता हूँ, क्लियर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 77 जेड बाय 4। अब 70 जेड का पंगा डाल दिया इसने, 77 जेड बाय 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, सारा डाटा निकल जाएगा। जेड से क्या रिलेट दिया है वो अपने को देखना है। जेड इज द स्पीड ऑफ रिवर, सिंपल। अगर इस लाइन के बाद सीधा अगर आप इस लाइन पे आ जाते तो सिंपल था। आप देखो रिवर ए की स्पीड समझना, ये जेड है, तो स्टिल वाटर स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 7 जेड। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है ना, बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब अपने को करना क्या है कि स्टिल वाटर स्पीड आप देखो पी और क्यू का 2 और 1 की रेशियो में, क्या मैं बोट क्यू के लिए स्टिल वाटर स्पीड ऐसे लिख सकता हूँ 7 जेड बाय 2, सिंपल, आधा हो गया ना इसका। और बोट बी, आई मीन जो सॉरी जो रिवर बी की स्पीड है वो क्या आपको दी हुई है, देखो ए की आधा दी हुई है बी का, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये जेड है तो रिवर बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 जेड हो जाएगी। अब सारा सिनेरियो डिस्टेंस भी जेड में मांगा इसने, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस यानी 77 जेड बाय 4 डिस्टेंस इज इक्वल टू इसकी भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड आप ले लो, तो 7 जेड बाय 2 प्लस 2 जेड कितना हो गया, 2 दूनी 4, 7 4 11, 11 जेड बाय 4, 11 जेड बाय 2 आ जाएगा। टाइम अपने को एक अननोन वेरिएबल है, वो अपने को निकालना है, सिंपल हो गया। जेड से जेड तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, 11 का कितना टाइम्स आ रहा है मेरे पास, 7 टाइम्स आ रहा है, 2 का कितना आ गया, दैट मीन्स जो टाइम निकल कर आया है दिस इज 7/2, दिस इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, बट मैं इसको कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं बोल सकता, ये थोड़ा सा आपको पोर्शन ध्यान से देखना, ठीक है। अब मुझे क्या पता कौन सी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये पता है कि भाई डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है हमेशा अपस्ट्रीम से कम होगा, अगर डिस्टेंस में सेम ट्रैवल कर रहा हूं तो, ठीक है मेरे भाई। चलो तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, ये बाप का बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है।
देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, मेल एंड फीमेल, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इज 2Z, ठीक है भाई, मुझे पता है कि मेरे पास एक कंपनी में एक मेल होगा, मेरे पास फीमेल होगा, और डिफरेंस जो दिया हुआ है मेल और फीमेल में वो आपको कितना दिया हुआ है, 2Z दिया। बट इस स्टेटमेंट से मुझे ये नहीं पता चल रहा वेदर मेल आपके पास ज्यादा होंगे या आपके पास फीमेल ज्यादा होंगे, दिस इज द गैप, है ना, बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी, मेल का परसेंटेज अपने को चाहिए। वाई इज ये हटा दो लाइन, है ना, मुझे क्वेश्चन चेंज किया था तो मैंने इसका इसका कोई यूज नहीं है ना, वाई का कोई यूज नहीं है आपका, ठीक। वो क्या कह रहा है, इफ जेड फीमेल्स आर रिप्लेस्ड विद सेम नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज देन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज बिकम्स इन द रेशियो ऑफ 7:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कुल मिला के दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्या इन्फॉर्मेशन है, एक तो गैप दिया हुआ है इन दोनों का, ठीक है, जेड है, और एक रेशियो दिया हुआ है क्या, कि अगर आप रिमूवल या रिप्लेसमेंट कुछ करते हो विद द सेम क्वांटिटी, दो ही तो इन्फॉर्मेशन, अब दोनों को यूज करूंगा। बट सिनेरियो मेरे पास क्या है मेरे भाई, जो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वो मुझे नहीं पता। मैं क्या करता हूँ, मान लो अगर मेरे पास मेल एक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि फीमेल ज्यादा होगी एक बार, है ना, या फिर सिनारियो क्या बनेगा भाई, मेल्स मेरे पास ज्यादा होंगे, है ना, एक्स प्लस 2Z, और फीमेल मैं मान लेता हूँ मेरे पास कितनी है, एक्स। क्या ये कहानी क्लियर होती है, इसमें कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं की जिसमें आपको समस्या है। अब एक इन्फॉर्मेशन से तो मैं दोनों से निपटूंगा, है ना, दोनों केस लेने पड़ेंगे। अब रेशियो जो होना चाहिए वो 7:3 है। अब वो क्या बोल रहा है, इफ जेड फीमेल्स आर रिप्लेस्ड बाय सेम नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, अगर आप ये वाला केस लेते हो पहले, है ना, वो कह रहा है जेड फीमेल्स रिप्लेस कर दो भाई, यहां से अगर आप जेड फीमेल चली जाएंगी तो मेरे पास फीमेल्स कितनी बचेगी, एक्स प्लस जेड, जितनी फीमेल गई है उसको आपने मेल से रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला सिनेरियो बनेगा। क्लियर होती है कहानी भाई, जेड घटा दिया, उतने मेल आपने ऐड कर दी, बट यहाँ तो मेल एंड फीमेल क्या आ गए आपके पास, इक्वल आ गए ना, इसका मतलब ये वाला सिनेरियो मेरे पास क्या हुआ, गलत होगा भाई, इक्वल आ गए ना, क्योंकि मेरे को तो रेशियो जो निकालना था वो तो 7:3 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर, तो that's why it's a tricky, slight tricky question as per the box of RRB clerk, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। ये वाला केस अपने को कैंसिल आउट कर देना है, सिंपल। अब जेड से वेरिएबल से डील कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्टली मुझसे कुछ नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है मुझसे, परसेंटेज में मांग रहा है, तो मैं निकाल सकता हूँ। अब आप क्या करो, जेड फीमेल्स को आपने हटा दिया और मेल्स मेरे पास कितने आ गए, जेड और एक्स्ट्रा कर दो, दिस इज जेड, तो सिनेरियो क्या बना, जेड एक्स प्लस 3Z मेल और x माइनस जेड आर द फीमेल्स, इन दोनों का जो रेशियो अपने को दिया हुआ है ना, दिस इज x प्लस 3Z ओवर x माइनस जेड, ये पोर्शन जो मेरे पास आना चाहिए, दिस इज 7/3, ठीक है, मेरे पास निकल जाएगा, दिस इज 3x, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, है ना, 7x माइनस 7Z, 9 और 6 15, 16Z इक्वल टू 7 में से 3 गया, 4x आ गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या निकल कर आया, x इक्वल टू 4Z, सिंपल, है ना भाई। परसेंटेज में तो मैं निकाल सकता हूँ ना, दैट मीन्स जो मेल्स होंगे मेरे पास, x की वैल्यू 4Z थी, 4Z प्लस 2Z कितना आया, 6Z, फीमेल्स मेरे पास कितनी आ गई, 4Z। अब मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ ना भाई, मेल्स का जो परसेंटेज है वो 6Z है, आउट ऑफ टोटल कितना है 10Z, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 60%। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी, अगर ये पॉइंट आप कनेक्ट कर पाते हो तो, है ना, बस एक छोटा सा ये पॉइंट आपको कनेक्ट करना था, ठीक है मेरे भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दैट इज अ परफेक्ट लेंथ क्वेश्चन, है ना, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। The mark price of article P is 2400 which is 800 more than that of Q. क्लियर है, मार्क प्राइस तो मैं निकाल दूंगा, अगर डाटा हाथ के हाथ लिखे हम लोग तो P का मार्क प्राइस दिस इज 2400 MRP, है ना, और Q का जो मार्क प्राइस निकल के आना है वो ये वाला 800 ज्यादा है Q से, इसका मतलब मैं Q का 1600 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं। डिस्काउंट परसेंटेज, दीज आर द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है मेरे भाई। पी और क्यू का डिस्काउंट परसेंटेज का रेशो दिया हुआ है, नॉट न्यूमेरिकल डाटा, है ना, डिस्काउंट इन रुपीज का रेशो नहीं है, परसेंटेज का आपको रेशो दिया हुआ है, इट इज इन 2:1 रेशो, such that the selling price of P is 12.5% more than that of Q. Find the selling price of Q. सिंपल है भाई, एमआरपी से जब आप एसपी तक जाते हो, एक ही तो वेरिएबल है, क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट या आप बोल दो डिस्काउंट परसेंटेज। तो इस P के लिए और Q के लिए इस डिस्काउंट परसेंटेज का तो मुझे कनेक्शन दे दिया ना, क्या दे दिया भाई, 2:1 के रेशो में, सिंपल भाई, मुझे इसकी तो जरूरत नहीं, मुझे तो रेशो चाहिए ना, आप समझना भाई। P का अगर मैं मान लेता हूं, अब आप देखो,
अगर Q पे X% का डिस्काउंट होगा तो इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा? 2x% का होगा। इतनी तो कहानी क्लियर होती है भाई। ये MRP है, आपने 2x% का इस पे डिस्काउंट दिया, 2x% का। फाइनली मेरे पास जो नंबर निकल कर आया, दिस इज 100 माइनस 2x%। अगर मैं इस क्वांटिटी का निकाल देता हूं तो क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा? आएगा बिल्कुल, है ना। और इसको इक्वेट कैसे करूंगा कि इन दोनों के P और Q के सेलिंग प्राइस का रेशो आपको दिया। अब यहां पर आया 1600, 100 माइनस X% ही आ गया। सिंपल, इसको आपको इक्वेट करना था। अब इसमें तो समस्या नहीं होगी ना मेरे भाई, 1/8 है तो ज्यादा दिया हुआ है, दिस इज 9/8। सिंपल, ये पोर्शन कितना आ गया? 3/2 की रेशियो में। सिंपल, 3 का कितना टाइम चला गया? 3, और ये 2 का कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। सिर्फ कैलकुलेशन है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। 400 माइनस 4 इंटू 2 8x इक्वल टू 300 माइनस 3x। क्लियर? इसको इधर शिफ्ट किया, है ना। कितना आ गया मेरे पास? 100। और 8x में से जब आप 3x घटाओगे तो कितना आएगा? 5x। x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 20 के इक्वल आ जाएगी। इसका कहने का क्या मतलब है? अगर x 20 आ रहा है तो इसका मतलब q पे जो मैंने डिस्काउंट दिया होगा वो 20% का दिया होगा, और p पे जो मैंने डिस्काउंट दिया होगा वो मैंने कितना परसेंट दिया होगा? भाई इसका डबल किया मैंने, दिस इज 40%। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है। निकालना क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आर्टिकल क्यू का सेलिंग प्राइस निकाल दो। तो आर्टिकल क्यू का एमआरपी कितना था? 1600। 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% पे बेचूंगा। 16 इंटू 8 होता है 128। 1280 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप मेरे भाई ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी या कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको इसमें समझ में ना आए। क्लियर? चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। अगर आपको सिनेरियो थोड़ा सा नहीं पता तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। इसे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, बट जरूरी नहीं है कि मुझे डिफिकल्ट लगा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, चलो। P bought an article at rupees Z and sold it to Q at Y% loss, while Q sold the same article to R at 4Y% profit. The mark price of another article is इतना and it sold at इतना। सारा सिनेरियो Z और Y से कनेक्ट है, अगर Y निकल जाएगा तो बाकी बाद की वैल्यू है। Find the difference between the difference between the cost price for P and the selling price of Q is 0.5 Z। देखो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है, आप समझना। इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, देखो P का मेरे पास क्या था ये मान लेता हूँ, दिस इज फॉर रुपीज जेड। इसने क्या किया? Q को बेचा, है ना, Y% के लॉस, है ना। फिर क्या किया? Q ने इसको बेचा R को 4Y% के प्रॉफिट। ठीक है, तो अब फाइनल लाइन क्या है? देखो Z और Y से कनेक्ट करो। The difference between the cost price of P, cost price of P jet and the selling price of Q, यानी Q ने जब इसको बेचा होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ Q इज 0.5 जेट। अब डिफरेंस दिया हुआ है, आप समझना बात को। कोई कोई क्वांटिटी है ना, कोई भी क्वांटिटी है 100 है, आप समझना पहले आप उसका Y% घटा रहे हो, है ना, फिर आप जो वैल्यू है उसका 4Y% आप इंक्रीज करो, तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो 100 से तो ज्यादा होगी ना। इतना तो समझ में आता है ना कि भाई Y% तो मैंने घटाया इस क्वांटिटी, उसका 4 गुना परसेंटेज मैंने उसको बढ़ा दिया। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन होगा वो मेरे पास क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, अगर वो 0.5 जेड का गैप बोल रहा है तो अगर ये कॉस्ट प्राइस जेड है तो फाइनली क्यू ने इसको कितने पे बेचा होगा? जेड प्लस 0.5 जेड पे। दैट मीन्स 1.5 जेड पे इसने बेचा होगा। एक तो ये पॉइंट कनेक्ट करने वाला था आपके पास। क्या ये कहानी क्लियर होती है ना? मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो ये मुझे कैसे पता चला कि जो 0.5 जेड का गैप है, भाई आपको ये तो पता चल जाएगा हाँ भाई ये जेड है और ये बात कर रहा है क्यू के सेलिंग प्राइस की, तो इसका मतलब क्यू ने किस प्राइस पे बेचा होगा उसकी बात हो रही है मेरे पास। ठीक है, बट ये 0.5 जेड का गैप है। देखो किसी क्वांटिटी का Y% कम कर रहे हो, फिर 4Y% आप इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स डिक्रीज बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज करो, ये तो श्योर होगा इनिशियल से फाइनल वाली क्वांटिटी हमेशा ज्यादा निकल कर आएगी। इतना आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना था, ये कहानी क्लियर होती है। अब भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ना, दिस इज कॉल्ड, पहले एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया फिर 4% इंक्रीज किया, कितना परसेंटेज नेट चेंज आया? जेड से 1.5 जेड, कितना परसेंट चेंज आया? 50% चेंज आया। आप चाहो तो सक्सेसिव से कर लो, और ये तो सिंपल है ना भाई, जेड था, है ना, आप ऐसे तो करोगे। दिस इज व्हाट 100 माइनस Y%। क्या ये कहानी क्लियर होती है? ठीक है, अब अगली वैल्यू आएगी 100
प्लस 4y%, क्वाड्रेटिक बनेगी दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब फाइनल जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो यही तो आएगा, कॉस प्राइस दिस इज 3z/2, यही तो आप करोगे, आपको इसको सॉल्व करना है, इसे क्वाड्रेटिक बनाओ। या फिर सिंपल है ना, एक बार डिक्रीज किया फिर एक बार इंक्रीज किया, है ना भाई, मैंने एक मेथड बता दिया, एक बार डिक्रीज किया, और ये तो क्लियर है ना कि आप चाहो तो उसको फ्रैक्शन से कर सकते हो, है ना, ये जो y की फ्रैक्शन पहले ही मैंने बताया था, फ्रैक्शन से 1 लेके कर सकते हो, y की जो भी वैल्यू आएगी सारी फ्रैक्शंस में आपको लेनी पड़ेगी। क्या ये कहानी क्लियर होती है, ये वाला मेथड क्लियर है? थोड़ा सा ऐसी अप्रोच देख लो दूसरी वाली, है ना भाई, y डिक्रीज किया, है ना, फिर क्या किया, जो वैल्यू आई फिर उसको 4y अब मैंने इंक्रीज किया, तो नेट परसेंटेज चेंज लिखूंगा, नेट परसेंटेज इन जेड से 1.5 जेड आ गया, यानी 50% का नेट इंक्रीमेंट हुआ होगा। सिंपल है, a प्लस बी इंटू बी बाय 100 लगाओ, माइनस वाई प्लस 4y, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, परसेंटेज में आता है, जो नेट परसेंटेज चेंज को आपको क्या करता है, डिनोट करता है, भाई इतना परसेंट का चेंज आया होगा मेरे पास, ये चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। सिंपल है, परसेंटेज तो परसेंटेज कैंसिल आउट होगा, 50 आपको यहाँ पर लेना था, अब ये पोर्शन कितना आ गया 3y, है ना, अब देखो 4 से कट गया, दिस इज 25, तो माइनस का y² / 25, दिस इज इक्वल टू 50। क्या ये कहानी क्लियर है? 25 दिया कितना हो गया 75y माइनस y², 25 पंजे 125, 1250, एक क्वाड्रेटिक बन गई, और ये बहुत आसान नंबर है, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। 1250 है मेरे भाई, 125 है, 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे कितना होता है 125, ठीक है, 25 इंटू 5 125, यानी 1250, दोनों का सम में करूंगा तो मेरे पास इनका सम भी कितना आएगा 75। इसका मतलब आई गॉट टू वैल्यूज ऑफ y की जो वैल्यू निकल कर आई या तो 25 होगी या मेरे पास कितनी होगी 50 होगी। क्या ये कहानी क्लियर होती है? ठीक है, तो ये डिफिकल्ट है, लेंदी भी है ना, ये वाला पोर्शन अपने को क्या है, ये वाले पोर्शन तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है, दिस इज क्लियर। अभी भी थोड़ा सा ट्रिकीनेस पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या ट्रिकीनेस पार्ट है मेरे भाई, एक सेकंड रुकना जरा। आप देखो, आप क्या बोल रहे हैं, हम यहां तक तो पहुंच गए, अब वो क्या बोल रहे हैं, मार्क प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल इज ₹400, इट इज सोल्ड एट 2y माइनस 90%। अब देखो 2y माइनस 90% पे काम करना है, अगर y की वैल्यू आप 25 रख देते हो, है ना, तो 25 दूनी कितना आया 50, समझ रहे हो, 50 में से 90, तो ये तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, दिस इज नेगेटिव अगेन, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई मीन वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। y अगर मैं 25 पुट करता हूं तो आई गॉट द वैल्यू विच इज डिस्काउंट परसेंटेज नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये श्योर हो गया कि y को 25 नहीं लेने वाला मैं, y को मैं कितना लेने वाला हूँ, ये थोड़ा सा काम करना था इसमें, y को मैं 50 लेने वाला हूँ मेरे भाई। क्या ये कहानी क्लियर होती है? अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 400 हो गया, 50 50 दूनी 100, 100 में से 90 गया, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 में से 90 गया, कितना बचा 10% का डिस्काउंट है, तो मैं इसको 90% पे सोल्ड करूंगा, 9 चौक 36, यानी 360 रुपए आ गया मेरे पास, इसका जो भी सेलिंग प्राइस मांग रहा था, तो क्वांटिटी 1 तो मेरे पास निकल गई, सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर आर्टिकल दिस इज दिस 360, तो क्वांटिटी 1 इज 360, सेकेंड क्वांटिटी 7, ठीक है, तो अपने को y 25 नहीं लेना, वो कैसे पता चला, इस वाली सिचुएशन से पता चला, इसका मतलब y को मैं, सिंपल सी बात है, y को जो कंसीडर करने वाला हूँ 50 में कंसीडर कर लूंगा, 50 इंटू 7, 5 सत्ते कितना होता है 35, मेरे पास होता है 350, ठीक है, तो पहली क्वांटिटी आई 360, दूसरी वाली आ गई मेरे पास 350, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। हालांकि मैंने क्या प्लान किया था पता है, मुझे ना इस वाली क्वांटिटी को इससे ज्यादा लाना था, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करानी थी, है ना, क्यों भाई, अगर देखो यार, जब 50 लेके मेरे पास 350 आ रहा है, तो 25 अगर मैं गलत भी ले लूंगा, 25 भी अगर मैं गलत भी ले लूंगा, है ना, तो तब भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या कराना था, है ना, कि मान लो अगर आप 25 लेते, है ना, तो क्या आता है, जैसे इसकी वैल्यू 9y मुझे करानी थी, 9 पंजे कितना आया 45, यानी 450 आ गया 9y से, तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 हो जाती, बट अगर 25 आप लेते तो फिर मेरे पास 360 इस वाले पोर्शन से ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ये काम कराना था, बट टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को ये देखना था कि भाई 25 अगर लेते हैं तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 50 लेते हैं तो ये पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बट 7y है, आप उसको ज्यादा इधर उधर ना सोचने का बेहतर है, सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत रखना, है ना, कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे मैथड है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, ये बता दिया, सक्सेसिव से कर लो, परसेंटेज चेंज से कर लो, फ्रैक्शन से कर लो, जैसे मर्जी आप कर लीजिए,
ठीक है मेरे भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। देखो इस क्वेश्चन में मुझे पक्का पता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप एक बार इसके वीडियो सोल्यूशन देखना, उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, स्टार्टिंग के दो तीन ठीक ठाक तो क्वेश्चन थे, ये भी आपका आपका ये आप इजी में काउंट कर सकते हो, है ना, मॉडरेट है ना, इजी तो खैर कोई चीज है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। The present age of Q is 80% more than that of P. After 4 years, age of P is 40% less than that of Q. सिंपल है भाई, P और Q की प्रेजेंट एज का रेशो दे दिया और एक रेशो 4 साल बाद दे दिया, ठीक है। अब आपकी चॉइस है ना, आप जैसे मर्जी कर सकते, रेशो के कन्वर्जन मेथड से कर लो या फिर एक्स लेके कर लो, आपकी चॉइस है भाई। मैं बोल रहा हूँ 80% ज्यादा है Q की एज, 80% ज्यादा है, यानी अगर मैं इसको 5 मानता हूँ, इसका 80% ज्यादा करोगे, दिस इज इक्वल टू 9। क्या ये वाली कहानी क्लियर? सिंपल, ये मेरे पास प्रेजेंट एज का रेशियो है। 4 साल बाद का सिनेरियो क्या बन रहा है मेरे पास, 40% लेस होगी किससे, क्यू से। 40% अगेन, इफ इट इज 5 है ना, तो ये पोर्शन कितना रख दूंगा मैं, 3 रख दूंगा, सिंपल है ना भाई। रेशियो से आप कैसे करते हो, ये गैप और ये गैप सेम होना चाहिए, क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का देखो 4 साल बाद की एज है, बट यहाँ गैप तो सेम नहीं आ रहा, यहाँ गैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ गैप मेरे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं क्या देखता हूँ, इन दोनों का गैप, ये 4 है ये 2 है, इन दोनों को गैप्स को इक्वल करना पड़ता है। दैट मीन्स ये 4 है ये 2 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास फाइनल जो रेशियो निकल कर आएगा, दिस इज 5:9, और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब मेरे पास रेशियो बैलेंस हो गया, दैट मीन्स मेरे पास क्या निकल कर आया, एक यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, क्लियर है ना, एक यूनिट 4 के बराबर, 4 पंजे 20 और 4 निम कितना होगा, इनकी प्रेजेंट एज तक निकल गई, ठीक है। ये मैथड आपको कंफर्टेबल है, आप ऐसे कर लो, नहीं कंफर्टेबल है ना, तो सिंपल है। देखो नंबर अगर आसान दिए होते, रेशियोज आसान दिए होते, तो मैं भी इस मेथड से कर लूँ, बट बाकी तो 110% बेसिक्स आपका क्लियर है भाई। ये प्रेजेंट था तो उसमें 4 ऐड किया, ठीक है, ये प्रेजेंट है इसमें 4 ऐड किया मेरे भाई, ये फाइनल जो रेशियो निकल कर आ रहा है मेरे पास, वो कितना है, 3 और 5 का रेशियो, सिंपल हो गया। 25x प्लस 20 है ना, 9 27, x प्लस 3 चौक 12, ठीक है। 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 8, 8 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, मेरे पास 4 के इक्वल आ जाएगी। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है, ठीक है। अब आ जाओ क्या क्वेश्चन मांग रहे हैं, 4 पंजे 20, 9 चौक 36, पी तो आ गया भाई 20 साल का, क्यों मेरे पास कितने साल का आ गया, 36 साल, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, आर इज जेड ईयर एल्डर देन क्यू, find the ratio of the present age of p and age of r 7 years where z is a 2 digit prime number whose both digits are same। ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है मैंने, है ना, आपको रिवाइज कराने के लिए। अब आप समझो, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा एग्जाम में, है ना, समझना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को रिवाइज करना था एक छोटा सा पॉइंट नंबर सिस्टम से रिलेटेड। भाई आर की जो एज होगी वो कितनी है, समझना, जिस 36 प्लस जेड, यही तो होगी, ठीक है। अब जेड वो प्राइम नंबर है जिसकी दोनों के दोनों डिजिट सेम है, तो मेरे भाई दोनों के दोनों डिजिट सेम है, 11 होगा। अब जो भी नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल ही तो होगा, 11 का मल्टीपल ही तो, सिंपल है भाई। मेरे पास प्राइम नंबर अगर 3 है तो उसका मल्टीपल थोड़ी प्राइम नंबर होगा, इसका मतलब उसको तो फैक्टर 2 से ज्यादा हुए, तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। दैट मीन्स जेड की जो वैल्यू निकल कर आएगी, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 11। इसका मतलब आर की जो प्रेजेंटेज होगी 36 प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 47। पी की प्रेजेंट एज 20 है और आर की जो प्रेजेंट एज है ना, वो 47 है, और 7 साल पहले का उससे रेशियो मांग रहा है। 7 खत्म, 20 और 40 का रेशियो मुझे निकालना था, 1 और 2 मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। समस्या अगर हो सकती है ना, या थोड़ा सा अगर आपने रिवाइज नहीं की चीजें तो वैसे, है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना है, अदरवाइज ऐसा कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है जिसमें इस वाले पॉइंट को भी लेके अगर आपको समस्या आए तो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है मेरे भाई। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना, जो भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यार ऑप्शन लिखने भूल गया, ठीक है। पी ने इन्वेस्ट किया इतना पैसा इन ए बैंक अर्निंग सिंपल इंटरेस्ट, है ना, आफ्टर 2.5 ईयर्स, ठीक है, 2.5 साल के लिए इसने इन्वेस्ट किया, ध्यान रखिए। ही विड्रॉज द एंटायर अमाउंट एंड इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर स्कीम अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट इतना जो 20% पर एनम, द कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 5 years। देखो समस्या ये वाला टाइम पीरियड है, एसआई में इसने इन्वेस्ट किया 2.5 साल के लिए,
जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। सीआई में इसने इन्वेस्ट किया अगेन 2.5 साल के लिए। वो कैसे पता चला? जो मेरे पास इसने क्या दिया, 5 साल का टोटल टाइम पीरियड। तो भाई शुरू के 2.5 साल ये सारा पैसा इसने यहाँ से निकाला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और फिर दूसरी स्कीम में इसने इन्वेस्ट कर दिया। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन को आपको इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर रेट है 20%, तो सिंपल है भाई 20%, 20 से तो लगाऊंगा। ये जो 0.5 वाला है इसके लिए मैं इसके रेट को क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। वो लास्ट वाला जो पोर्शन होगा 6 महीने के लिए, वो आपका 10% रेट से आपका कैलकुलेट होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप समझो, इसे बाद में देख लेंगे। भाई नॉर्मल कैलकुलेशन है ना। भाई क्या है कि मेरे को अगर 1 साल का 10% है, तो मेरे को 2.5 साल का कितना परसेंट हो गया भाई? 25% सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल प्रिंसिपल 100% प्लस इंटरेस्ट 125% मैंने बाहर निकाला। क्लियर है? इसे फ्रैक्शन में करो। अब ये मेरे पास प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो 6/5 सिंपल है, 20% फाइनल आ गया। अब कितना आया? 120 आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? अगेन 6/5। अब 6 महीने के लिए मेरे पास 10% लगेगा। दिस इज 11/10। इसको मैं करूंगा -1। क्या ये कहानी क्लियर होती है? सिंपल है ना मेरे भाई। 2 साल का आप कैसे निकालते हो? 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 -1, ऐसे तो निकालते हैं हम लोग। मैंने यहाँ 2.5 साल का ऐड किया। ये छोटा सा पॉइंट आपको मतलब हाफ ईयरली वाला है, आप बोल सकते हो। ये आपको मैंने रिवाइज करा दिया। ये जो पोर्शन निकल कर आया 3504। अब देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, मॉडरेट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे नंबर्स थोड़े से अगर कैलकुलेशन में अपने को टाइम लगेगा तो वो समस्या होगी, वो अपनी पर्सनल समस्या है। 6×6 = 36। 36 को क्या 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है भाई। 360 तो ये हो गया, 36 और ऐड कर दे मेरे भाई। दिस इज इक्वल टू 396। 396 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 25 इंटू 10 यानी 250 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे कितना आएगा? 250 समझना। और दिस इज 5/4। वे ऑफ कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 3504 आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है? ठीक है। इन दोनों का गैप देखूंगा मैं। पहले तो आप इसकी कहानी साइड करो। 50, ठीक है। 5 चौक कितना आया? 20, यानी 200 वाला पोर्शन में उधर लेके जा रहा हूँ। इन दोनों का गैप देखोगे, दिस इज 146। 146 टाइम्स, है ना। जो मैंने अपना डाटा माना था वो 1 यूनिट माना था। तो 146 की यूनिट की जो वैल्यू है वो है 3504 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। तो कभी भी बहुत कम ऐसा होगा कि आपका जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पॉइंट्स में है। इसका मतलब ये वाला और ये वाले जो नंबर है एग्जैक्टली आपके पास कटने चाहिए ना मेरे भाई। आप समझना, है ना। या तो कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करोगे फिर भी आप देखोगे। मेरे कहने का मतलब नंबर्स, है ना, प्रिंसिपल डाटा बहुत कम ऐसा मिलेगा। ना के बराबर पॉइंट्स में मैंने 25,000.246 इन्वेस्ट किया, वो तो कभी होगा नहीं। तो एग्जैक्टली नंबर ये कटने चाहिए ना। आप सोचना भाई 146 का 10वां मल्टीपल ही है, तो भाई इसका 20वां मल्टीपल क्या होगा? 20 तक तो जा रहा है ना भाई। 14 दूनी 28, 20 से तो ज्यादा ही होगा। थोड़ा सा आपको ये देखना। इसका डबल करोगे, है ना, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 0 6 6 12, 4 4 8 और 1 9, और 2920 तक तो हम पहुंच गए। अब 2920 है, मुझे पहुंचना है इसकी यूनिट डिजिट 4 तक, है ना। अब 146 का 20th मल्टीपल मुझे 2920 देना है ना। अब और एक मल्टीपल और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाई। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? यूनिट डिजिट 4 आ जाए भाई। इसके अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चौक 24, यानी 144 का अगर मैं 6 गुना 4 गुना और कर देता हूँ, 4 6 24, 4 6 24 और 4 4 16 17 18, 4 एकम 4 और 1 5, 584 अगर आप उसमें 2920 में अगर आप और ऐड कर देते हो। मैंने कहीं गड़बड़ कर दी। 4 6 24, है ना, 4 चौक 16 17 18, 18 तो ये आ गया। 4 एकम 4, ठीक है। 584 ऐड करना है ना मुझे। एक मिनट रुको। 584, ठीक है। 4 तो ये आ गया। 8 और 10 का 0 भाई असल लगा। 1 9 5 14, 15 का 5, 2 और 1 3, 3520 आ रहा है, ठीक है। मेरा मेथड कैलकुलेशन का ये है। हो सकता है आपका, ऑब्वियस सी बात है, आपका बेटर होना चाहिए मेरे से, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन करने चाहिए। मेथड बेटर नहीं करा, मेथड तो मेरा भी ठीक है ना। नॉर्मल आप कैलकुलेशन कैंसिल आउट करके कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सोच रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप ज्यादा प्रैक्टिस में रहते हो तो मेरे से जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे, बिकॉज यू आर ए रेगुलर, ठीक है। मैं बहुत कम प्रैक्टिस कर पाता हूँ क्वेश्चन, है ना। वो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं बना रहा हूँ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं यार, ये थोड़ी सी बैड हैबिट होती है ना मेरी। मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। अच्छा यार ये ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, है ना। ये होता है, सिंपल है। अब ये इसका 24 टाइम्स आ रहा था। इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया 24 दूनी 4800 रुपये, ठीक है। अब 4800 रुपये को 3Z प्लस कितना हो गया 4200
जेड की वैल्यू अपने को इस क्वेश्चन में निकालनी थी। तो भाई 600 आया इन दोनों का गैप, ये बराबर है 3 जेड के, तो जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 20। क्या ये कहानी क्लियर होती है? 20 नहीं, दिस इज इक्वल टू 200। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन में लिखना भूल गया, बट वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्रोच देखनी है क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। 2.5 वाला पोर्शन जो था ना, इसमें अपने को काम करना था थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन मैं इसमें बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, 30 सेकंड से कम का क्वेश्चन है। ठीक है, बट भाई डीएस है ना, बट डीएस में तो मुझे नॉर्मल चीजें देखनी है ना भाई, सॉल्व करूँ ना करूँ, बट सॉल्व करके मेरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। रेशियो ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पीक्यू एंड आर, सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट देखो, है ना। अब यहाँ से देखना 3-4 क्वेश्चन आपके डीएस के हो जाएंगे, है ना। पीक्यू और आर का अगर आप देखोगे तो दैट दिस इज रेशियो 1:3:1:6। क्यू का टाइम पीरियड है जेड मंथ्स, while पी's इन्वेस्टमेंट टाइम इज 4 months लेस देन दैट ऑफ बाई जेड-4। ये कहानी क्लियर है, ये जनरल स्टेटमेंट आपकी दी हुई है। ठीक है, ठीक है जी। अब अपने को निकालना क्या है वो ही नहीं पता अपने को यार, मैं भूल गया। ठीक है, रेशियो कितना, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, है ना, फाइंड जेड, जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये आप ध्यान के क्वेश्चन में ये दिया हुआ फाइंड जेड। अब पहली स्टेटमेंट आ जाओ, कमिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, आर इन्वेस्टेड 2 months लेस देन दैट ऑफ पी। सिंपल, जो जो बोल रहा करते चले भाई, इससे 2 महीने और कम कर दिया तो भाई इस जेड-4 में से 2 घटाया तो जेड-6 आ गया। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आर का जो प्रॉफिट है वो 12,000 दिया हुआ है, विच इज 8,000 मोर देन दैट ऑफ क्यू। इसका मतलब क्यू का जो प्रॉफिट होगा वो मेरे पास 4,000 होगा। ठीक है, अब आप खुद देखो, ये प्रॉफिट है, ये टाइम पीरियड है ना, तो क्या प्रॉफिट का रेशो नहीं निकल आएगा भाई, एक ही तो वेरिएबल है ना जेड, और उसको कंपेयर किससे करना है, 3 और 1 के रेशो में, 12,000 और 3,000। तो अगर आप जेड का प्रॉफिट देखोगे, दिस इज जेड इंटू 1, है ना, सिंपल 6 टाइम्स ऑफ जेड इंटू 6 इसका प्रॉफिट है। कितना आ रहा है, 12,000, ये 4,000 ये, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी ना। कहने का मतलब है यहाँ से अच्छा आपने देखा, अच्छा जेड-6 है, ठीक है भाई, प्रॉफिट का रेशियो तो ऑब्वियस सी बात है जेड मेरे पास निकल जाएगा, कैंसिल आउट, खत्म। हाँ भाई, तो सॉल्व करने का टाइम थोड़ी आपको आप ऐड करोगे इसके अंदर। क्लियर है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, मुझे पता है ये आंसर यहाँ से निकल, बट जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, फॉर द लर्निंग पर्पस हम लोग इसका आंसर निकाल देते हैं, है ना। जेड-1, ये 3/1 नहीं है मेरे भाई, इसको उल्टा लिख दिया, दिस इज 1/3। ठीक है, 3 का कितना टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, जेड इक्वल टू कितना है, ये 2 जेड-12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट आ गया, जेड की वैल्यू 12। पहली स्टेटमेंट से तो आंसर आ। अब देखो तो टोटल प्रॉफिट ऑफ पी, अब इस वाले पोर्शन को आप हटा देना, ये जेड-6 वाला पोर्शन इस वाली स्टेटमेंट पे नहीं दिया होगा, बाकी सारी चीजें कॉमन है। टोटल प्रॉफिट 24,000 है, एंड प्रॉफिट पीज प्रॉफिट शेयर इज ट्वाइस इज दैट ऑफ पी। अब भाई पी और क्यू का रेशियो दे दिया, अगेन दैट इज द सेम थिंग, इसका प्रॉफिट रेशियो 3 टाइम्स ऑफ जेड-4, और क्यू का कितना है, दिस इज जेड इंटू 1, वो तो आएगा ही आएगा। ये जो बराबर होना चाहिए वो 2 और 1 के रेशियो में इसने आपको दे दिया, प्रॉफिट ऑफ पी इज 2। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू निकलनी चाहिए और निकल जाएगी आराम से। 3 जेड-12 इक्वल टू 2 जेड, जेड की वैल्यू वापस से कितनी आ गई, 12। ठीक है, तो भाई या तो स्टेटमेंट 1 से भी निकल रहा है आंसर, और आपको सेकंड से भी निकल, दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट से आप अलोन इस आंसर को निकाल सकते हो। क्या ये कहानी क्लियर होती है? ठीक है मेरे भाई, चलो मॉडरेट क्वेश्चन था, है ना, जितना होना चाहिए उतना ही था। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बट इसको इसको इतना ज्यादा डेकोरेट थोड़ा सा इसने किया हुआ। ठीक है, समझना, देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड देयर मार्क्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिनेरियो क्या है, जैसे पी क्यू, पहले स्टूडेंट पी, उसका स्कोर, है ना, दूसरे का क्यू, तीसरे का आर, फिर एस टी, है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अप टू लास्ट स्टूडेंट ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान रखना, मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी का मतलब क्या है कि भाई 1 2 3 4 और 5वें स्टूडेंट का मुझे यहाँ पर स्कोर निकालना। अब ये एपी में दिया हुआ, एपी में मुझे पता है ना, वेदर या तो इंक्रीजिंग टर्म्स में होंगे या फिर मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास डिक्रीजिंग में होगा। भाई मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि एपी में है तो इंक्रीजिंग में होगा, बट मुझे ये पता है कि इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप मेरे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है अगर पी का स्कोर ए है
तो सिंपल है, क्यू का स्कोर कितना हो जाएगा, डिफरेंस ए प्लस डी, है ना, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। आर का डिफरेंस कितना, आर का स्कोर कितना, ए प्लस टू डी। अब डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज है, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है, बहुत नॉर्मल है, कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन इसमें नहीं। अब स्टेटमेंट फर्स्ट पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज जेड स्क्वायर। भाई कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, इन दोनों का गैप जब आप लोगे तो a प्लस डी माइनस ए इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्या पता लगा लोगे यार, d इक्वल टू जेड स्क्वायर, क्या मैं एग्जैक्ट नंबर्स तक पहुंच पाऊंगा, नहीं। और z एक नेचुरल नंबर है जो एक से बड़ा है। भाई दो रखूंगा तो गैप 4 आ रहा है, 3 रखूंगा तो गैप 9 आ रहा है, 4 रखूंगा तो गैप 16 आ रहा है। क्लियर है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आई होप जरूरत नहीं है। यहीं से आपको पता चल गया d इक्वल टू जेड स्क्वायर है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास जेड स्क्वायर है। क्या मैं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता ना, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं निकाल सकता ना, सिंपल। ठीक है, पहली स्टेटमेंट से तो नहीं आएगा। 5 सेकंड पे आ जाओ, 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ r इज 50% ऑफ 20 टाइम्स द वैल्यू ऑफ s। अब देखो p q r s भी आप निकालो, s का क्या लिखोगे, है ना, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस कंफ्यूजन। और t मुझे निकालना है, यानी वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस 4t। सिर्फ दो टर्म से a प्लस डी, दो दो इक्वेशन है, आई मीन दो वेरिएबल है ना, और दो, और मेरे पास एक इक्वेशन है, तो ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब देखते निकलेगा या नहीं निकलेगा, है ना। क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ r, इस वैल्यू का 5 टाइम्स करो, सिंपल सी बात है, 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ r, इसका 5 टाइम्स आपने किया, कौन सी वैल्यू का, r का, दिस इज a प्लस 2d। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा वो 50% है, यानी आधा, 20 टाइम्स किसका, द वैल्यू ऑफ s, यानी s की जो वैल्यू है, दिस इज a प्लस 3t आ जाएगी। ये सॉल्व करना है ना, दो वेरिएबल है, कुछ ना कुछ तो a और d में रिलेशन आएगा ना। अगर a और d में रेशो निकल कर आते हैं तो तब भी आप इसको नहीं निकाल सकते ना भाई, एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं निकाल सकते ना आप इसके अंदर। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ दिस पोर्शन इज इक्वल टू 10, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता अभी निकलेगा नहीं निकलेगा, दिस इज 2 टाइम्स, तो सिंपल a प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 3 इंटू 2, दिस इज 6d। ठीक है, अब आप देखना कि अगर मैं इस a को इधर शिफ्ट कर दूंगा, है ना, और ये 2d यानी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब वैल्यू जो निकल कर आई वो मेरे पास कितनी आई भाई, a प्लस 4d, ये अपने को ध्यान देना ना, a प्लस 4d निकल कर आया, उसकी वैल्यू 0 आ गई। दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यही तो पूछ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, टी, टी का स्कोर कितना होगा, 0 होगा। नाउ आई एम एबल टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड, दैट मींस स्टेटमेंट अलोन सेकंड इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। समझ लो, a प्लस 2d, a प्लस 4d आ गया 0, अरे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए पॉइंट में, मुझे क्या लेना देना उससे, भाई एग्जैक्ट नंबर्स निकल गए ना, नंबर्स मैं उसमें निकाल पा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डेकोरेट इसने ज्यादा किया हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट जब सॉल्व करी, हाँ तो लग रहा था कि भाई चलो ठीक है, आएगा भी तो एक रेशियो निकल कर आएगा भाई, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं, बट फाइनली मेरे पास एक रेशियो निकल कर आ गया, एंड एक इक्वेशन ही निकल कर आ गई a प्लस 4d, जो अपने को चाहिए ही था, जो 0 के इक्वल आ गया। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। The sum of the marks obtained by 3 students PQ and R 54 are in increasing arithmetic progression in the same order। अब देखो यहाँ पर इसने सेम ऑर्डर का इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया, यानी P का जो स्कोर होगा वो Q से लेस होगा, Q का स्कोर यानी R से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, अब इन तीनों का सम अपने को 54 दिया हुआ है ना, इन तीनों का सम अपने को 54 दिया हुआ है। मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज अ डिस्टिंक्ट नॉन प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। अब आप समझना, दैट इज अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, रिवाइज करना है, क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन, नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मुझे दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास स्कोर नेगेटिव नहीं। क्या ये कहानी क्लियर होती है, ठीक है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन। अब बार बार बताने वाली बात ही नहीं है ना, अगर P प्लस आर, अगर ये एपी में है तो P प्लस आर इज इक्वल टू 2Q है ना, तीनों का सम इज इक्वल टू 54, इसका मतलब मिडल टर्म दैट इज 1/3 हो जाती है ना, सिंपल इसका 1/3 करो, है ना। कितनी बार हम लोग ने ये कर लिया, तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये मिडिल टर्म है, ये बीच में आएगा, तो इसका जो गैप हो, दिस इज 1/3 होना चाहिए। फिर दोबारा बता देता हूँ, P प्लस आर इक्वल टू 2Q, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि P प्लस आर प्लस क्यू, यानी दिस इज 2Q प्लस Q इज इक्वल टू 54, 3Q इज इक्वल टू 54, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 18। इज इट क्लियर, Q की वैल्यू आ गई मेरे पास मेरे भाई 18।
अब आप समझना, अगर Q मेरे पास 18 आ रहा है तो P Q और R मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसका मतलब इन दोनों का जो सम आएगा वो मेरे पास 36 होना चाहिए, और ये है कि R मेरे पास P से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कहानी जनरल स्टेटमेंट से मेरे पास निकल कर। अब आप आओ स्टेटमेंट नंबर 1 पे। स्टेटमेंट नंबर क्या बोलती है, बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन है। मार्क्स ऑफ P इज a multiple of 10। ओह मजा आ गया भाई। ठीक है, ये 18 है, अगर आप इसको 10 रखोगे मेरे भाई ये कितना आएगा, 26 आएगा। अगर भाई साहब आप इसको 20 रखोगे तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना मेरे भाई। आई नीड ये इंक्रीजिंग होने चाहिए। दैट मीन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, आई एम एबल टू फाइंड आउट द स्कोर ऑफ P Q एंड R। सबका स्कोर में निकाल सकता हूँ। स्टेटमेंट 1 आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। सो मार्क्स ऑफ P इज अ मल्टीपल ऑफ 10, इससे मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ। क्लियर। अब आप आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ P एंड Q इज परफेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आप आओगे। सेकंड आपको क्या बोलती है भाई, P Q और R ये वाला सिनेरियो था ये 18 था। अब देखो P और Q का जो गैप है ना, वो मेरे पास क्या है, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। भाई परफेक्ट क्यूब क्या होगा भाई, या तो 1 का क्यूब होगा, या 2 का क्यूब होगा, या 3 का क्यूब। भाई 3 का क्यूब तो 27 देता है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। और ये मुझे पता है P का स्कोर Q से कम होना चाहिए। या तो भाई गैप इनमें 1 होगा, या मेरे पास गैप कितना होगा, 8 होगा। इतना तो क्लियर होता है। अगर इन दोनों में 1 का गैप होगा तो ये नंबर आएगा 17। इज इट क्लियर। बट ऑलरेडी ही सेड व्हाट ही सेड, डिस्टिंक्ट स्कोर एंड नॉन प्राइम। दैट इज अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। P मेरे पास प्राइम है, कैंसिल आउट करूंगा, इसका मतलब ये 18 होगा। इन दोनों में 8 का ही गैप होगा, ये 10 होगा, वट ये मेरे पास कितना होगा, 26। आई होप दिस इज क्लियर। दैट इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास दोनों स्टेटमेंट से आइदर 1 एंड 2 से मेरे पास इसका आंसर निकल कर आ रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी आप देख लीजिए। द पाइप P alone can fill a tank in Z-hours while pipe R alone can empty the tank in 2 hours. Find the time taken by pipe P and Q together to fill the tank. अब कहानी समझना, P पॉजिटिव है जो एक वेरिएबल है Z hours में, है ना। Q मेरे पास जो दिया हुआ है वो मेरे पास फिल है ना। P एंड टू टुगेदर कैन फिल अ टैंक। P मुझे नहीं पता नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी होगा बात की चीजें। Q का मुझे निकालना। R जो है नेगेटिव है, जो अगेन वेरिएबल, दिस इज 2y। ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, सच में ये बहुत आसान क्वेश्चन। पाइप Q alone कैन फिल द टैंक इन 3z hours। Q अकेला उस टैंक को 3z hours में फिल करता है। तो मेरे भाई दोनों पाइप, ये मुझे पता चल गया ये 2z hours है। पहली स्टेटमेंट अगर आप लगाते हो, है ना, यहाँ पे लिखो पहली स्टेटमेंट, P का मेरे भाई Z है, Q का मेरे पास मेरे भाई कितना आ रहा है, 3z आ रहा है। क्या करूंगा मैं इनका एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकाल के, क्या करूंगा, क्या Z की वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। P एंड Q टुगेदर इसको मिलके कितने समय में टैंक को भरते हैं, क्या ये आप निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते। कोई कंफ्यूजन है तो भाई करके देख लो। P अकेला Z घंटे में भर रहा है, Q उसको कितने घंटे में भर रहा है, 3Z घंटे में भर रहा है। क्या इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो निकल कर आएगा वो कितना आएगा भाई, इसकी P और Q की जो एफिशिएंसी का रेशो आएगा 3:1 है। इसको Z आवर्स लग रहे हैं, इसको 3Z आवर्स, टोटल वर्क निकाला भाई 3Z, है ना। और P और Q 3 + 1 4, 3Z/4। सिंपल है, इतने आवर्स ही तो आ रहे हैं, है ना। क्या Z की न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। तो ये तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं था ना। ये सब जो मैंने किया दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। ठीक है, ये मुझे करना ही नहीं था ना, मुझे बताना भी नहीं था ये सब चीज। ठीक है, फिर भी बता दिया। कोई कंफ्यूजन अगर रेशो को लेकर होती है तो, है ना। ये तो कहानी क्लियर है, इससे तो आएगा ही। ठीक है, टाइम टेकन बाय P and R together to fill the tank in 12 hours। ये तो इम्पॉसिबल है। टाइम टेकन बाय P and R टुगेदर। ठीक है, सिंपल है भाई। P का इसका 1 घंटे का काम है ना, और इसका -1/2y, ये मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है, 12 मेरे पास निकल कर आ रहा है। ठीक है, आप खुद सोचो, है ना भाई। Q का अगर मैं, क्या Z और Y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। सिंपल हो गई। स्टेटमेंट सेकंड अलोन से भी नहीं आ रहा है मेरे पास। क्या स्टेटमेंट सेकंड अलोन से आता है, दोनों को कंबाइंड भी कर दोगे तो कंबाइंड करके मैं करूंगा क्या मेरे भाई, ना तो मेरे पास जेड निकल पा रहा, ना 2y निकल पा रहा। पहली स्टेटमेंट की वैल्यू अगर एग्जैक्टली डाटा मुझे दिया होता, ना तो मुझे जेड दिया ना वाई दिया, जेड निकल निकल पा रहा तो मैं वाई निकाल पाता।
पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेटमेंट को भी, फर्स्ट और सेकंड को अगर चलो आपने कंबाइंड कर भी लिया, तो मेरे पास मेरे भाई क्यू भर रहा है 3z में, और ये एक इक्वेशन आ गई। मैं क्या करूंगा 3z का, कुछ भी नहीं करूंगा, 1/z माइनस 1/2y, है ना, दिस इज इक्वल टू 12। कहाँ से लाऊंगा मैं y की वैल्यू, कहाँ से लाऊंगा मैं z की वैल्यू, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दैट मीन्स आंसर मेरे पास किसी भी स्टेटमेंट से नहीं आ रहा है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब अगर आप देखोगे, है ना, तो बहुत नॉर्मल आपका, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कौन से मिक्सचर्स के, वो हम लोग ऐसे डील करते हैं। ठीक है, a vessel contain a mixture of milk and water where milk is z% of total solution in the vessel। क्लियर, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको मेरे भाई। ठीक है, when 10 ml water is added then milk and water in the vessel becomes equal। देखो कितनी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है भाई, मुझे ये नहीं पता मिल्क कितना था वाटर कितना था। वो कह रहा है अगर आप वाटर 10 लीटर आप या 10 ml ऐड कर देते हो तो मिल्क और वाटर मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब कहानी यही तो हुई। क्या कहानी हुई मेरे भाई, कि अगर ये मिल्क x है तो ये x प्लस 10 होना चाहिए ना, है ना, इससे 10 ज्यादा ही तो होगा, तभी तो दोनों x प्लस 10 x प्लस 10 निकल कर आएंगे। क्लियर है कहानी। अब वो क्या बोल रहा है भाई, यही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। अब वो क्या बोल रहा है, फर्दर 40 लीटर मिल्क इज एडेड, यानी फर्दर यानी 10 मिलाने के बाद। समझना, इनिशियल मेरे पास जैसे मर्जी आप डील कर सकते हो, एक्स का तो वैसे कोई पंगा ही नहीं है। अगर ये पोर्शन एक्स है ना, यानी इक्वल, जब ये इक्वल हो चुका है ना, इक्वल जब हो गया 10 करने के बाद ये पोर्शन एक्स और ये पोर्शन एक्स है, इनिशियल इसका मतलब मैंने इसको माना हुआ एक्स माइनस 10, इसको मैंने माना हुआ कितना एक्स। अभी होगा इक्वल। अब आप भाई मिल्क ऐड कर रहे हो, कितना मिल्क ऐड कर रहे हो, 40 मिल्क ऐड कर रहे हो, तो मेरे पास जो रेशो निकल कर आ जाता है, जो भी निकल कर आ रहा है, दैट इज 30% ऑफ द टोटल सोल्यूशन। सिंपल आ गया, वाटर का और मिल्क का रेशो दे दिया। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। दैट मीन दिस इज एक्स प्लस 40 ओवर ये वाला जो मिल्क है ना, दिस इज इक्वल होने के बाद वाला, तब जाके मेरे पास जो रेशो आ रहा है 7:3। ये कहानी क्लियर है ना। 30% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, अगर ये 100 था, है ना, सॉल्यूशन 30 हो गया, तो वाटर जो मेरे पास हो गया वो तो 30 होगा, मिल्क कितना हो जाएगा, दिस इज 70। क्या ये कहानी क्लियर। ये पोर्शन कितना हुआ 3x प्लस, सिर्फ सॉल्व करना है, 4 3 12 120, दिस इज इक्वल टू 7x। ठीक है, 120 इज इक्वल टू 4x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू 30। इसका मतलब मेरे भाई इनिशियल जो मिल्क रहा होगा वो 30 रहा होगा, वाटर जो है x प्लस x माइनस 10, ये सब्ट्रैक्ट करना मत भूल जाना, है ना। तो ये मेरे पास 20 रहा होगा। मांग क्या रहा है, द परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना था इनिशियली मेरे पास भाई 30 ओवर 50, दिस इज इक्वल टू 60%। बट 0.5z की वैल्यू आपसे वो मांग रहा है, इसका मतलब इसकी आधी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार मैं क्या है, जैसे कल वाले क्वेश्चन में है ना, मैंने बाद में ध्यान दिया। वेरी गुड, आप उनको वीडियो को देखते हो और मुझे मेरी गलती बताते हो। मैंने क्या किया था, जैसे कि 250% ऑफ वर्क निकालना था कल, वो मैंने ना 100% वर्क ही निकाल दिया, यानी बहुत छोटी छोटी एरर है ना, दिस इज 2.5 टाइम्स मुझे करना था। तो बड़ी छोटी नहीं है ना भाई, इस छोटी छोटी एरर से तो आपके क्वेश्चन गलत हो गए ना, मैंने मार्क कर दिया तो मेरे नेगेटिव हो गए ना। समझ रहे हो, आई नीड टू इम्प्रूव दिस। ठीक है, तो बात कहने को छोटी है, बट आपका तो आंसर गलत हो गया ना। क्या कौन ये देखेगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ये इतनी छोटी सी एरर होगी तो क्वेश्चन गलत हो गया। अरे फाइनली क्वेश्चन है तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा। समझ रहे हो, तो एक्चुअली में ये छोटी एरर नहीं है, इट्स अ वेरी डेंजरस एरर। ठीक है, चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, समझना। ठीक है, देखो वो बोल रहा है अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड एट द सेम टाइम लिख लेना, है ना, हाँ लिखा हुआ सेम टाइम, कबीर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट। अरुण ने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट पी से, कबीर ने यहाँ से स्टार्ट किया आपका पॉइंट क्यू से, सेम टाइम पे स्टार्ट हो, जिसका मतलब ट्रेवलिंग टाइम यहाँ पर दोनों का सेम हुआ, है ना। आप समझो भाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ट्रेवलिंग टाइम सेम है। अगर ट्रेवलिंग टाइम सेम है, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस होगा वही आपका रेशियो ऑफ स्पीड होना चाहिए, सिंपल, यही तो बोल रहे हैं। समस्या कब आती, जब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपका ट्रेवल करते हैं। ठीक है, बोथ रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है जी, दे मीट एट ए पॉइंट आर। ठीक है जी, हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट आर है, यहाँ पे ये दोनों जाके मिले, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू वाज 80 किलोमीटर। अब आप खुद देखो, आर और क्यू के बीच की जो दूरी है ये आपकी 80 किलोमीटर आपकी दी हुई है ना। भाई पी यहां से चला होगा और क्यू यहां से चला होगा, इसने 80 ट्रैवल किया, ये वाली डिस्टेंस अपने को नहीं पता कि
जब ये दोनों मिले होंगे तो ए ने कितना ट्रैवल किया, आई मीन पी ने कितना ट्रैवल किया होगा और क्यू ने कितना ट्रैवल किया, ये कहानी क्लियर होती है। ठीक है जी। आफ्टर रीचिंग पॉइंट क्यू, अरुण टर्न्स बैक एंड ran towards point Q. Both Arun and Kabir reached point P simultaneously. That is a beautiful information. Find the distance between point P and Q. अब देखो मुश्किल से ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस इज वेरी ट्रिकी है ना, मतलब ट्रिकी तो नहीं, रेशियोज अगर आपकी क्लियर है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। सिनेरियो क्या बन रहा है भाई, पहली बार तो ये मिले, अब समझना भाई, अरुण पी पॉइंट से, है ना, समझिएगा, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक गया गया ठीक है, उसके बाद वापस आया और अरुण और कबीर यहां पर एक साथ पहुंचे, अरुण और कबीर यहां पर एक साथ पहुंचे। इसका मतलब यही तो हुआ, आप समझो अरुण यहां से यहां भी चला गया, फिर वापस से यहां पर आ गया, और कबीर तो यहां से आ रहा है, कबीर ने, इसका मतलब यहां से यहां तक की सिर्फ एक बार डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, कबीर ने यहां से यहां तक के पॉइंट की सिर्फ एक बार डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। इतने ही समय में अरुण ने दुगना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। अरुण ने फॉर द सेम टाइम ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी 2x। तो कबीर ने उस समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? x मतलब कबीर ने Q से लेकर P तक का वो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सिंपल है। तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अरुण, है ना, कितने भी समय में, है ना, सेम टाइम में, वो मेरे पास कबीर का क्या होना चाहिए? 2:1 का रेशो। इसका मतलब जब अरुण ने ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, कबीर ने 80 किलोमीटर ट्रेवल करी, तो यही इनकी स्पीड का रेशो होगा, ये इनका डिस्टेंस का। इसका मतलब कबीर ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अरुण ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट विल बी इन 2:1 रेशो। सिंपल। जब कबीर भाई 80 करता है तो अरुण उसी समय में कितना ट्रैवल कर लेगा? इसका दुगना, यानी 160। कहानी खत्म हो गई। ये वाली डिस्टेंस आ गई 160, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? 80, यानी 160 प्लस 80। अगर टोटल डिस्टेंस मांग रहा है तो आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, अगर रेशियो आपकी क्लियर है, कनेक्टिविटी क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस क्वेश्चन को लेकर। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्लियर है ना? चलो देखो, दैट इज अगेन सारे डुएबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, शुरू में थोड़े से एक दो डिफिकल्ट है, बाकी सबके मॉडरेट है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी। सेविंग्स ऑफ पी, यानी दो पर्सन है पी और क्यू। सबसे पहले तो इन्हीं का ही, है ना, आप वो करो कि भाई ये इनकम नहीं, ये एक्सपेंसेस हो गया, और ये आपके क्या हो गए? सेविंग्स। ठीक है, ये पी की इनकम इधर मैं डिनोट करूंगा, यहाँ पर क्यू की। ठीक है, सेविंग्स ऑफ पी इज 40% ऑफ इट्स इनकम, है ना। अगर इसका मैंने 100x मान लिया, तो इसकी जो सेविंग्स होगी वो क्या होगा? 40% होगी इनकम। दैट मींस दिस पोर्शन इज 40x, दिस पोर्शन इज 60x। इज इट क्लियर? while savings of company Q is 25% less than the expenses of company। तो सेविंग्स ऑफ कंपनी, ये सेविंग्स जो होगी इस 60x का 25% कम कर देना है आपको। 1/4 कम करोगे 15x, इसकी जो सेविंग्स निकल कर आएगी 45x आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर समस्या क्या है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन नंबर्स इधर उधर, इसका सेविंग्स का नहीं ले लो। ये जो सेविंग है वो पी के एक्सपेंसेस का आपसे बात, क्लियर है? अगर ये 45x आ गया, ठीक है। इफ इनकम ऑफ क्यू 20% मोर देन दैट ऑफ पी, तो भाई अगर ये 100x है, इसका 20 बढ़ाओगे तो दिस इज 120x। सिंपल हो गया। अगर 120x से ये 45 चला गया तो मेरे पास कितना बचा होगा? 75x ही तो बचा होगा। कहानी क्लियर होती है। मांग क्या रहा है भाई? कुछ भी मांगे, अब तो मैं रेशो में निकाल सकता हूँ ना सारी चीजें। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी क्यू इज मोर देन दैट ऑफ सेविंग्स ऑफ। इसका मतलब इन दोनों का मुझे कंपनी क्यू का एक्सपेंस इसके सेविंग से कितना ज्यादा है। तो सिंपल है, रेशो से निकाल दो, जैसे मर्जी निकाल दो। 15 का 3 टाइम, 15 का 5 टाइम, 5 और 3 है, 5 3 से कितना ज्यादा है? 2/3। दिस इज 66.66% इज योर करेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं है इसके अंदर? ठीक है, चलिए मिलते हैं। सॉरी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये मान सकते हो थोड़ा सा लेंदी है ना, हम थोड़ा सा इधर उधर बोल सकते हो, बट इट्स मॉडरेट। ठीक है, अ स्क्वायर इज ड्रॉन ऑन ए शीट एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द स्क्वायर। ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द स्क्वायर इज 864 एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक शीट है, स्क्वायर इज ड्रॉन ऑन ए शीट। अब शीट क्या है क्या नहीं है मुझे क्या मतलब है? मान लो एक सर्कुलर शीट है, पेपर है, उस पर आपने स्क्वायर ड्रॉ किया। अब स्क्वायर को आप पेंट कर रहे हो,
तो भाई ये तो सिंपल है ना, ये तो मेरे पास क्या हो गया एक तरीके से, ये 2D 2 डायमेंशनल फिगर हो गई ना, सिंपल है। तो एक साइड ही तो मैं लूंगा, इसको पेंट किया मैंने इस वाले, तो पैसा तो मेरा एक बार लगा ना, है ना। तो सिंपल ये क्या बोल रहा है कि इस वाले स्क्वायर की साइड तक आप पहुंच सकते हो, बस इसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड क्या किया, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शीट क्या है, कौन सी शीट पे किया, अपने को कोई मतलब ही नहीं है ना इस चीज से, मुझे मुझे शीट के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा वो, मुझे स्क्वायर से मतलब है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द शीट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ ड्रॉ किया है, वो भी अपने यहाँ किया है, यहाँ किया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑन शीट हुज पैरामीटर इज 2/3 एज दैट ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी, सारी कहानी स्क्वायर से रिलेटेड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ट्रायंगल एट द रेट ऑफ इतना, दैट इज सो सिंपल, रेट दिया हुआ है। कहानी क्या है, अगर मैं स्क्वायर की साइड तक पहुंच जाता हूँ तो मैं निकाल दूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर है ना, इतना पैसा कैसे निकालोगे, 1.5 3 से मल्टीप्लाई, तब फाइनल कॉस्ट आ रही है 864। भाई 3 से करूंगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 3 3 दूनी 6, फिर ये 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24, ए स्क्वायर इसका डबल किया 576, 576 आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, दैट मीन साइड आ गई मेरे पास स्क्वायर की, दिस इज 24। क्या ये कहानी क्लियर होती है। अब वो क्या बोल रहे हैं, एन इक्विलेटर ट्रायंगल तक आपको पहुंचना है, भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल तक आपको पहुंचना है। इक्विलेटर ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द शीट हुज पैरामीटर, भाई कोई भी इक्विलेटर ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी, है ना, अगर ये साइड x है, ये x है, दिस इज x, उसका पैरामीटर कितना होगा 3x, ये है 2/3 एज दैट ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्या ये कहानी क्लियर है भाई, अगर कोई भी स्क्वायर है उसका जो पैरामीटर होता है चारों साइड का सम होगा, दिस इज 4, ठीक है, ए था इसका 4 टाइम्स मैंने कर दिया, सिंपल। अब आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, 3 का कितना टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा, x जो निकल कर आया 4 दूनी 8, 8 रोटे 64, जैसे 64/3 साइड आ गई मेरे पास इक्विलेटर ट्रायंगल। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ट्रायंगल एट द रेट ऑफ, तो भाई एरिया ही तो निकालना है, इसे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अगर एरिया निकल जाएगा उसे इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर निकल जाएगा। जैसे एरिया था, पैसे निकालने हैं तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना पैसा लगता है, तो टोटल एरिया पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। अब ये समस्या तो तब आएगी ना अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। पैसा निकालना है, इससे पैसे से आप जो भी मनी है, जो भी पर यूनिट प्राइस है, उससे आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, इतना तो अपने को काम करना पड़ेगा ना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो नंबर थोड़े से अनकंफर्टेबल उसके, बट सारे कट जाएंगे। देखो √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये साइड आई 64/3 मल्टीप्लाई 64/3, पैसा कितना है 22.5 को 45/2 लिख सकता हूँ, आपकी कन्वीनियंस से जैसे मर्जी कर लो, मल्टीप्लाई 45/2 टाइम्स ऑफ √3, इज इट क्लियर। √3 से √3 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, सिंपल। अब आप आराम से काटो भाई, 3 इंटू 3 9, 9 पंजे कितना हो गया भाई मेरे पास 45 हो गया, 4 का ये कितना टाइम्स हो गया, ये आ गया मेरे पास 16, फिर 2 से ये कितना जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, तो 8 पंजे कितना हुआ 40, यानी 40 मल्टीप्लाई 64 इज योर करेक्ट आंसर। 6 चौक 24 और 4 चौक 16 ना, दिस इज 256 मेरे पास आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है, 2560 इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं, है ना भाई, इतना ज्यादा ये इसकी साइड है, फिर इसका पैरामीटर ये, फिर इसका इतना कॉस्ट निकालो इतना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कैसे कर सकते हैं भाई, एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको 576 है, उसका आपको ये साइड दी हुई है, ठीक है, तो आप सीधा निकाल देते, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में बच जाता, और साइड ऑफ स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का आपको डायरेक्ट रेशियो दे देता, है ना, तो ये आपका कम लेंथ हो जाता, पूरा बॉक्स में आ जाता, बट इतना भी लेंथी नहीं है ना, ठीक है ना। बट कंसेप्चुअली आपको क्या पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, भाई स्क्वायर को कैसे डील करेंगे, एरिया क्या होता है मेरे पास, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अगेन दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अगेन, ये डाटा सफिशिएंसी, थोड़ा सा मैंने इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। फाइंड द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखो अगर आपको समस्या है ना, आपको फिगर्स डील करनी नहीं आती, तो एक अलग बात है भाई, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक बेस एरिया, कोई भी एक बेस एरिया, भाई ये और ये तो इक्वल होता है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक बेस एरिया, नहीं इस सर्कल का एरिया मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर, इसके लिए मुझे रेडियस किसकी चाहिए होगी, सर्कल की रेडियस चाहिए होगी ना, सिलेंडर का रेडियस मुझे चाहिए।
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इतना एंड द रेडियस एंड हाइट इज इतना इतना, बोथ आर नेचुरल नंबर्स सच दैट जेड इज ग्रेटर देन वाई, दैट इज अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। समझना, पहली स्टेटमेंट अगर मैं लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पाई है ना, आर स्क्वायर दिस इज जेड स्क्वायर इनटू वाई इज इक्वल टू कितना 7680, पाई मुझे 3 यूज करना है, 3 से मुझे डिवाइड करना था, दिस इज जेड स्क्वायर इनटू वाई, 3 से जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 दूनी 6 है ना, पाई है 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 दूनी 6, फिर एक आया 3 पंजे 15, 3 6 18, दिस इज 2560। अब आप समझना, देखो जेड और वाई नेचुरल नंबर्स हैं, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, जैसे रेडियस चलो पॉइंट्स में आ जाती है 3.5 में भी, बट यहाँ चलो सोचना ही नहीं है कि बोथ आर द नेचुरल नंबर्स ना। अब आप समझना जरा, और जेड मेरे पास किससे ज्यादा होना चाहिए, जेड मेरे पास जो होना चाहिए वो वाई से ज्यादा होना चाहिए। आप समझो, देखो परफेक्ट स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन मुझे वाई से करनी है, आप समझो, देखो 256 जैसे मर्जी आप कर लो, हालांकि कहानी यहाँ खत्म हो गई, जैसे 16 स्क्वायर इंटू 10, ठीक है, आपको ये देखना है, ये जेड है, जेड का जेड इज शुड बी ग्रेटर देन वाई, है ना, ये तो मुझे समझ में आ गया, सिंपल, यहाँ से पता चला जेड की वैल्यू 16, वाई की वैल्यू 10 आ गई, और पेयर नहीं बनेगा। समझना, तो ये देखोगे कि यहाँ पर तो समस्या का समाधान हो गया ना भाई, जेड स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर इंटू 10, और क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो 16 स्क्वायर से, और क्या बना सकते हो भाई, मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता भाई 16 का स्क्वायर है, चलो है ना, अगर आप 16 यानी 4 का स्क्वायर भी अगर आप कर रहे हो, है ना, बाकी 4, 4 का स्क्वायर 16, अगर आप 16 इसको भी दे दोगे 16 इंटू 10, बट ये मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रहा है, दैट इज 16 इंटू 160, कितना ज्यादा गैप आपको देखने को मिल रहा है, बट मुझे चाहिए क्या, मेरे पास जेड जो होना चाहिए वो वाई से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 16 का स्क्वायर इंटू 10 है, अब आप कहो यहाँ पर तो मुझे 8 का स्क्वायर बनाना है, भाई बना लो, चलो 8 का स्क्वायर बना लो, अगर यहाँ पर आप 8 का स्क्वायर बनाते हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेकंड वाली टर्म होगी, है ना, यानी 2 की पावर ये मेरे पास कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो यहाँ पर मेरे 2 की पावर 6 आ जाएगी, समझना 2 की पावर 6 आ जाएगी, 2 की पावर 2 तो आपको उसको देनी पड़ेगी, दोनों 4, यानी ये 40 आएगा, फिर ये 8 का स्क्वायर आएगा, तो एक 40 आ जाएगा, और मेरे पास क्या आएगा, ये 8, बट मेरे पास जेड मेरे पास किससे बड़ा होना चाहिए, वाई से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, तो देखो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है यार, जेड शुड बी ग्रेटर देन वाई, ये 10 तो मेरे पास आना ही आना है ना, अब जो वैल्यू आएगी मेरे पास या तो 10 आएगी या 10 से ज्यादा आएगी, इससे तो कम नहीं आएगी, इसका मतलब देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी, क्या कि जेड स्क्वायर इंटू वाई पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 16 स्क्वायर इंटू 10 बनता है, दैट मीन्स मेरे पास जेड भी निकल गया और वाई भी निकल गया। जेड और वाई निकलने का क्या मतलब है, रेडियस मेरे पास निकल कर आ गई इसकी 16, अगर रेडियस मेरे पास 16 है तो क्या मैं पाई आर स्क्वायर करके एरिया, बेस एरिया नहीं निकाल सकता, सिंपल निकल जाएगा भाई, 256 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इसका 3 टाइम्स आपको करना था, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, ठीक है, चलो पहली स्टेटमेंट से तो आ रहा है, बट दैट इज अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना था, यूज करना था, है ना, ये आप इसको अलग क्वेश्चन मान के, जानबूझ के मैंने ऐड किया था, बट इसमें ऐसा कोई पॉइंट था नहीं, इसमें ये था कि साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस और हाइट में कोई कोई मेरे पास कनेक्शन नहीं था, अगर मैं इसको नेचुरल नंबर नहीं बोलता तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते थे मेरे पास, या जेड को वाई से ग्रेटर ना बोलते तो बहुत सारे नंबर आ जाते, बट मैंने इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड क्या कर दिया, जेड को वाई से ग्रेटर बना दिया, तो एक ही पॉसिबिलिटी मैंने आपसे निकलवा के काम करा लिया। इज इट क्लियर टू यू मेरे भाई, चलो तो नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, पहली स्टेटमेंट से तो मेरे पास आंसर, सेकंड आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया जितना है, तो बहुत सिंपल है भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, समझना क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, यही तो होता है मेरे पास, भाई ये कर्व्ड सरफेस एरिया लिया आपने, इस बेस एरिया का आपने ट्वाइस ले लिया, यही तो होता है। अब टीएसए और कर्व्ड सरफेस एरिया का गैप आपको दिया हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मुझे पता है ना कि टोटल सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा ही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 1536, खत्म कहानी, कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया आपको दिया हो तो बेस एरिया निकल जाएगा, 1536 का आपको आधा करना था, दिस इज इक्वल टू 760, दैट इज अ ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे मत लिखना 2 पाई आर एच, है ना, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, फिर माइनस 2 पाई आर एच, यार यही तो लिख रहे हो आप, इन दोनों का गैप एक्चुअली में टोटल और कर्ड सरफेस एरिया का गैप ही तो सिर्फ बेस एरिया होता है इन दोनों, ये तो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कर्ड सरफेस एरिया में, ये दोनों क्लियर है कहानी, ये दोनों अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तब जाके मेरे पास टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, क्या ये कहानी क्लियर है, ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है मेरे भाई। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर जो आने वाला है दोनों स्टेटमेंट से आ जाएगा, आइदर वन और सेकेंड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया। ठीक है, समझो वो क्या बोल रहे हैं। जेड वाई एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स सच दैट वाई इज 8 मोर देन n is sum of 60% of y and 80% of m. Z is 8 less than n. m is an even number and divisible by 5. ठीक है, m is an even number and divisible by 5. देखो m जो है एक इवन नंबर है ना, और भाई 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ये तो कहानी मुझे समाप्त हो गई कि m जो है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, है ना। क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है? अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, निकालना क्या है, बट एक जो इन्फॉर्मेशन निकली वो क्या निकली, m शुड बी अ मल्टीपल ऑफ। क्लियर, ये कहानी क्लियर होती है। ठीक है, अब आप आ जाओ आगे क्या बोल रहे हैं, अब आप पढ़ लो इन्फॉर्मेशन। जेड वाई एम सारे नेचुरल नंबर सच दैट वाई इज 8 मोर देन जेड। तो वाई की जो वैल्यू है जेड प्लस 8 मुझे दी। दिस इज इक्वेशन नंबर सिंपल। ठीक है, एन इज सम ऑफ 60% ऑफ वाई एंड 80% ऑफ एम। जेड इज 8 लेस देन एन। अब देखो जेड जो है वो आपका 8 कम है एन से, तो एन की जो वैल्यू निकल कर आएगी जेड प्लस 8 आ गई। भाई वाई भी जेड प्लस 8 है, एन भी जेड प्लस 8 है, तो एन का तो पंगा ही साइड करो, यानी एन इज इक्वल टू वाई है। ये तो मेरे पास कहने वाला है ना। कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन है नहीं जिसे कनेक्ट करने में आपको समस्या है। ठीक है, क्या ये कहानी क्लियर होती है आपको मेरे भाई? ठीक है जी, अब आप आ जाओ, क्या बोला था, एन, एन की मतलब क्या है, दिस इज वाई। वाई की जो वैल्यू है 60% ऑफ सम ऑफ वाई है प्लस 80% सम ऑफ एम आपको। भाई 100% है, 60% है, तो 40% ऑफ वाई प्लस इट इज इक्वल टू 80% ऑफ वाई की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2m। ठीक है, ये मेरे पास निकल कर आया। और y की वैल्यू z प्लस 8 है, तो एक ही तो इक्वेशन निकल कर आई, z प्लस 8 इक्वल टू 2m, है ना। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। मांग क्या रहा है, क्वांटिटी मांग रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। भाई आराम से निकाल सकते, इतना ज्यादा घुमा के इस क्वेश्चन को दिया हुआ है ना। z और n का आपसे ये पूछवा लिया भाई, z और n आई मीन n और y तो दोनों इक्वल दिए हुए हैं ना मेरे को, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये इक्वेशन थी y इतना, तो y इक्वल टू 2m निकल गया ना, m की y की वैल्यू z प्लस 8 है, तो z और m में एक रिलेशन आ गया। अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। भाई मुझे पता है ना m इज अ मल्टीपल ऑफ 10, समझना, अगर आप m को 10 रखते हो मिनिमम वैल्यू m की 10 होगी भाई, 10 दूनी 20, 20 में से 8 चला गया तो z की वैल्यू 12 आ जाएगी, है ना। सोचने वाली बात नहीं है, m को भाई 20 रखोगे, चेक करने की जरूरत नहीं। आप देखो कम से कम 10 का दुगना हो रहा है, उसमें से आप 8 ऐड कर, भाई 10 का दुगना में से 10 से 10 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके दोनों इक्वल आएगी। बट 10 का जो भी मल्टीपल आ रहे हैं, है ना, उसमें से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, हमेशा मेरे पास जो होना चाहिए जेड वो वाई से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आई मीन एम से बड़ा होना चाहिए। अरे नहीं भी इतना डीपर जाना है, इतना नहीं सोचना, सिंपल तरीके से सोचो ना। एम इक्वल टू 10, जेड इक्वल टू 12। ठीक है, एम को 20 रखा मेरे भाई, 20 दूनी 40, 40 में से 8 गया 32 आ रहा है। सोचो पहले गैप 2 का था, अब गैप कितने का आ रहा है, 12। ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना। एम को 30 रखो ना, रखना 3 60 में से 8 गया, 60 में से 8 गया तो 52। अब आप गैप देखते लो, हमेशा गैप बढ़ता चला जा रहा है, ये 2 का गैप, ये 12 का गैप, ये 22 का गैप। तो हमेशा जैसी जैसी आप वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाओगे, आपके पास एक गैप आपके पास क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। जेड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा मेरे पास एम से क्या होगी, बड़ी ही हो। क्लियर है मेरे भाई? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो एक्सप्लेन करने में तो देखो समय लगेगा ही लगेगा ना मेरे भाई। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है ना भाई, मैंने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी से भी बताऊं, जो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट जिस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट सीखने की जरूरत है या थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो ये आपका बहुत आसान केस लेट है ना। भाई कॉन्सेप्ट तो वहीं से ही निकल कर आएगा ना, जो भी आपके सिचुएशन है। ये वो वाले क्वेश्चन है ना, जिससे बोलते हैं ना आप एक्सीडेंट वर्ड ना यूज करके, है ना, इट्स नेगेटिव वर्ड, है ना, कि भाई बंदा जा रहा है या ट्रेन जा रही है, वो इतने समय बाद, है ना, कुछ डिस्टेंस चला, उसकी ट्रैफिक जैम की वजह से, एक्सीडेंट नहीं बोल के बोलते ट्रैफिक जैम की वजह से उसकी स्पीड कम होगी,
थोड़ी अगर और दूर चलेगा है ना, तो वो फिर जाके उसकी स्पीड उतनी लेट हो गई, तो इतना लेट हो गया, इस केस में इतना लेट हुआ। सिंपल सी बात है, रेशो से करना है। दैट इज द सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है आपको, ठीक है। सिनेरियो तो वही है, ये तो मस्ट डू क्वेश्चंस होते हैं टीएसटी के अंदर, या हर कोई स्टूडेंट करता ही करता है, करने ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अरुण एंड कबीर बोथ स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एट 1 AM, सुबह का 1 बजे। दे रेंट टुवर्ड्स पॉइंट Q, ठीक है। The usual speed of Arun and Kabir and Z and Y kilometer per hour respectively. After covering 60 km, Arun's speed decreased by 40 and he reached the destination at 7 PM. वही situation है, after covering 180 km, Kabir's speed is decreased by 40% and he reached the destination at 3 PM. If Arun covers the entire distance at his usual speed, he reach point Q at 1 PM. समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान सेम क्वेश्चन है ना। पहले इतना किलोमीटर चला, तब जाके उसकी स्पीड डिक्रीज। वो कह रहा अगर ट्रैफिक जैम इतने किलोमीटर यानी जो भी है 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर बाद हुआ होता, तो वो इतने घंटे लेट पहुंचता। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, कितनी होगी। बस समस्या क्या है, अरुण और कबीर दो पर्सन आपको दिए हुए, जिनकी स्पीड जेड और वाई आपकी अलग अलग दी हुई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो क्वेश्चन कंसेप्चुअली इज नॉट डिफिकल्ट, आप यहाँ पर ध्यान दोगे सिंपल। आप देखो मुझे कैसे पता चलेगा जेड और वाई, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, स्पीड का रेशो तो मुझे पता चलेगा ना, मैं दो वेरिएबल के साथ तो काम नहीं कर सकता ना। 3z प्लस वाई ओवर 3y, दिस इज इक्वल टू 7 ओवर 3, दिस इज कैंसिल आउट। 3z प्लस 4y इक्वल टू 7y, 3z इक्वल टू 3y, दैट मीन्स z इज इक्वल टू y। समस्या का समाधान यहाँ से मिल गया, सिंपल। ये कहानी अरुण और कबीर की नहीं है, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, वन पर्सन की कहानी है। जो जेड और वाई दोनों की स्पीड भाई बराबर आ गई ना, तो समस्या ही नहीं। 2% मानो चाहे आप 1% मानो, कोई डिफरेंस ही नहीं। क्या ये वाली कहानी क्लियर? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसने घुमा के ये दिया कि अरुण और कबीर की स्पीड, इसने जेड वाई बनवा लिया आपसे, और फिर एंड में आके उसने क्या किया, इस रेशो से इसको इक्वल, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, 1% मान के चलो, पी से उसे क्यू तक पहुंचना था, 60 किलोमीटर चला, समझना 60 किलोमीटर चला, और यहां पर जाके उसकी जो स्पीड है वो 40% कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी उसने 60% अपनी स्पीड से की होगी। तब वो डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुंचता है भाई? 7 बजे पहुंचता है। वैसे अगर यूजुअल स्पीड से जाता है तो वो 1 बजे पहुंचता है, समझना भाई। अगर आप 1 PM जा रहे हो, अगर ये खराबी ना हुई होती या कुछ भी है, स्पीड इसकी कम नहीं, यूजुअल स्पीड से गया होता, तो वो 1 बजे पहुंचता। खराबी हुई है तो 7 बजे पहुंचा है ना। इसका मतलब कितने घंटे लेट हुआ है? 6 घंटे लेट हुआ। क्या ये कहानी क्लियर है? पहले केस में वो 6 घंटे लेट होता है। सेकंड केस आ जाओ, सेकंड केस अगेन है ना, जैसे नॉर्मल मेथड से भी आप कर लो, बाकी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। वो कह रहा है अब वो 180 किलोमीटर खराब होता है। भाई पहला पॉइंट तो ये था ना, ये वाली डिस्टेंस थी 60, अब वो कह रहा है 180, मान लो ये टोटल 180 है, तो ये वाला जो गैप हो गया वो 120 हो गया, है ना, टोटल आ गया 180। अब यहां से उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, अब वो कितने बजे पहुंचता है? 3 बजे पहुंचता है। भाई कम लेट हुआ है ना, पहले वो 6 घंटे लेट हो रहा था, 1 बजे पहुंचना था, 3 बजे पहुंचा, तो अब वो 2 घंटे आपका लेट हुआ है। क्या ये कहानी क्लियर है? ये कम लेट क्यों हुआ है समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने 120 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से किया। इस केस में ये वाली डिस्टेंस नॉर्मल स्पीड से की है, इस केस में ये वाली डिस्टेंस नॉर्मल स्पीड से की है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था, अगर ये 120 किलोमीटर ज्यादा चलता है नॉर्मल स्पीड से, समझना, दैट इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट। 120 किलोमीटर ज्यादा चलता है नॉर्मल स्पीड से, तो 4 घंटे लेस, 4 घंटे कम लेट होता है ना। मैंने 4 घंटे बचा लिए ना आपके। भाई मैं 4 घंटे बचा रहा हूं, तब जाके मैं क्यों? क्योंकि मैं 120 किलोमीटर ज्यादा नॉर्मल स्पीड से मैं चलता हूं। क्लियर है? 120 किलोमीटर मैं डिस्टेंस जब नॉर्मल स्पीड से ज्यादा जा रहा हूं, तो मैं अपने 4 घंटे सेव कर रहा हूं। 4 घंटे यानी अगर मुझे 6 घंटे बचाने हैं, है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 6 घंटे बचाने हैं, मैं अपने अगर ये 6 घंटे बचा लेता हूँ, है ना, मुझे लेट ही नहीं होना, तो इसका मतलब मैंने वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए। भाई समझो, भाई 4 घंटे कम लेट हुआ, मैं 4 घंटे बचा रहा हूँ, अगर मैं 120 किलोमीटर ज्यादा नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ, मुझे 6 घंटे बचाने हैं, या मुझे ये 2 घंटे का गैप हटाना है,
तो भाई अगर ये 2 घंटे आप कम लेट हो गए, 2 घंटे आपको लेट नहीं होना, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। 6 घंटे अगर आपको लेट नहीं होना, यानी लेट ही नहीं होना आपको, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे 6 घंटे बचाने हैं, 6 घंटे लेट लेस होना है, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना, नॉर्मल स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है भाई, इसका आधा 50% ज्यादा करूंगा, इसका भी आप 50% ज्यादा कर दो, यानी 180 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। ये 180 किलोमीटर आप और चलोगे, तब जाके आप 6 घंटे अपने बचा पाओगे। इसके और इसके बीच की भाई दूरी आ गई 240 किलोमीटर, कहानी समाप्त। ये नॉर्मल स्पीड से अगर जाता है तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है नॉर्मल स्पीड से, समझना, ठीक है। डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम होगा भाई। अब आप देखो 1 AM चला और 1 PM तक पहुंच जाता है, तो 12 घंटे में, यानी इसकी जो स्पीड आ गई दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। रिड्यूस स्पीड कितनी थी, इससे 40 कम थी, यानी 60% कर दो आप किसका, 20 का, तो इसकी रिड्यूस स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। सिनेरियो तो इतना ही था ना, समझ में तो, अगर आपकी रेशो कनेक्टिविटी क्लियर है तो आप उसको ऐसे डील कर सकते हो ना मेरे भाई। अगर आपकी रेशो कनेक्टिविटी है ना क्लियर नहीं है, समझ नहीं, ये तो क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना, ये वाला मेथड समझ में आया होगा। अगर मैं 120, अब दूसरे से, अगर मैं 120 चल रहा हूँ ज्यादा नॉर्मल स्पीड से, तो मुझे 4 घंटे कम कम मैं लेट होता हूँ। इस केस में देख लो, इसमें मुझे 2 घंटे कम लेट होना है, मुझे 2 घंटे कम लेट होना है, मुझे 2 घंटे बचाने हैं। तो भैया अगर 2 घंटे आपको कम लेट होना है, तो आप 60 किलोमीटर चलोगे, यानी इसका आधा चलोगे। इसका मतलब ये वाली दूरी 60 आ गई, 12 से 18 से 24। क्लियर है भाई। अगर आप नॉर्मल इसको रेशियो से करते हो, तो आप ऐसे ही तो करोगे, समझना, है ना, दोबारा समझ लो, है ना। ये वाला पॉइंट था 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये मुझे नहीं पता, है ना। सेकंड सिनेरियो में क्या है, ये वाला 60 था, ये वाला 120 था, ये 60 है, ये 120 है। अब ये वाली डिस्टेंस आपने कौन सी स्पीड से किया, रिड्यूस स्पीड 40% स्पीड से, आई मीन 60% स्पीड। ये वाली डिस्टेंस अब आपने 60% स्पीड से की है, ठीक है। ये 6 घंटे का गैप है, ये आपका 2 घंटे का गैप है भाई। ओरिजिनल स्पीड अगर 100 है, तो वो स्पीड कितनी होगी 60, यानी स्पीड का रेशो 5x3 है। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 3:5। और ये टाइम का गैप कितना है 6 घंटे। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे की इक्वल, 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे की इक्वल। यानी ये अगर मैं नॉर्मल स्पीड से जाऊंगा, तो ये वाली डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो 9 घंटे में करूंगा। अगर रिड्यूस स्पीड से जाऊंगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो मैं आपकी 15 घंटे में, सॉरी 1 मिनट रुको, 9 घंटे नहीं आएगा, 2 की वैल्यू 6 है ना, हाँ तो 1 की वैल्यू 3, हाँ 15 घंटे से मैं इसको ट्रेवल कर दूँ। क्या ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड केस में भी तो स्पीड 40 से कम हो रही, अब ये वाली डिस्टेंस आपको कॉमन रखनी है। अब गैप आपका 2 घंटे का। अगेन मेरे पास जो टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो तो 5:3 है ना, टाइम का रेशो कितना आ जाएगा मेरे पास 3:5। क्या ये कहानी क्लियर होती है, इज इट क्लियर। अब इन दोनों का गैप 2 घंटे, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 1 घंटा ही तो आएगी। इसका मतलब अब नॉर्मल स्पीड से जाता हूं तो 3 घंटे लगते हैं, रिड्यूस स्पीड से जाता हूं तो 5 घंटे लगते हैं। कौन सा 3 घंटे, कौन सा 5 घंटे, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। क्लियर है। तो नॉर्मल स्पीड से अगर आप जाते हो, ये वाली दूरी है ना, यानी यहां से यहां तक की दूरी तो आप 9 घंटे में तय कर। अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाते हो, तो यहां से यहां तक की दूरी आप 3 घंटे में तय कर। इसका मतलब क्या होगा भाई, यहां से यहां तक की दूरी तो 9 घंटे में, यहां से यहां तक की दूरी आपकी 3 घंटे में। इसका मतलब 6 घंटे में नॉर्मल स्पीड से आप 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हो ना मेरे भाई। ये तो दिया हुआ है भाई, यहां से यहां तक 9 घंटे, यहां से यहां तक 3 घंटे, तो यहां से यहां तक आपको 6 घंटे लगे। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 20 किलोमीटर। खत्म हो गई कहानी। 9 घंटे ट्रैवल किया तो 9 दूनी 18, 180 और 60, 240 किलोमीटर, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है टीएसटी का, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, बात आरआरबी क्लर्क मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने की नहीं है, तो बहुत नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन अगर आप टीएसडी कर रहे हो मेंस का, तो पहला ही केस लिया, पहला ही क्वेश्चन मैं तो यही कराता हूँ, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टीएसडी, रेशियो कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो इस यही आपका 90-95% केसेस में काम आएगा, सिर्फ यही एक सिंगल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका टीएसडी से रिलेटेड, ठीक है। चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा दोनों मैथड। अब क्वेश्चन में इसका कुछ रहा नहीं है ना,
आप क्वेश्चन देख लो, देखो दोनों मेथड से बता दिया। अगर ये कनेक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है तभी तो आप इस तरीके से सोच पाओगे ना, है ना। ऐसा तो है नहीं सीधा अच्छा ये ट्रिक होती है मेरे भाई, ऐसा करना 120 है, ये देख लेना, ये जो बीच का आएगा ना 180 60, जो बीच वाला आएगा 120, ये कर देना 4, तो एक टाइम लेना, अगर आप 6 लोगे है ना, तो ये कर देना 120/4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका ओरिजिनल आ जाएगा। ये होगी ट्रिक। अरे ट्रिक नहीं है यार, दिस इज नॉट ट्रिक, कनेक्टिविटी है। अगर आप अब ये क्वेश्चन अगर बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार सेम चीज आएगी, तो तभी तो आप ये कर पाओगे। थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो आप गायब हो गए, फिर दूसरी ट्रिक थोड़ी करोगे। समझ रहे हो कहने का क्या मतलब है। अरे ऑब्वियस है भाई, मुझे शॉर्टकट पता है, अच्छा ये रट लिया मैंने, क्योंकि बार बार आ रहा है, बार बार सेम आएगा। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं इस मेथड से करूंगा, मुझे तो रटी रटाई चीज मिल गई ना, मैं तो इस वाले मेथड से करूंगा, सिंपल जल्दी फटाफट 120/4 मल्टीप्लाई बाय 60। लेकिन चेंज किया तो मैं गायब हो गया। तो आपको तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज अगर बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है, आपको उसको स्टेप्स रट जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट रट जाएगा, इसलिए आप उसको जल्दी कर पाते हो। सेम थिंग है, क्लियर है। चलो अब इसके क्वेश्चन देख लो, दिस इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। दो अभी तो निकाला है, दिस इज 240, करेक्ट। इफ नैन्सी ट्रैवल एट जेड प्लस वाई, बोथ जेड प्लस वाई मेरे पास सेम है ना, दोनों की ओरिजिनल जो स्पीड है 20-20 आई थी, यानी 40 मेरे पास होगी, है ना। डिस्टेंस डाले टू कवर डिस्टेंस पी क्यू, 240 का डिस्टेंस है, 40 की स्पीड से करना है, 6 घंटे लगेंगे, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इफ बोथ अरुण एंड कबीर स्टार्टेड फ्रॉम द अपोजिट एंड एट द सेम टाइम एट देयर रिड्यूस्ड स्पीड्स, एट व्हाट टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई दोनों एक ही तो पर्सन है, रिड्यूस स्पीड पहले ओरिजिनल स्पीड दे दी है ना, अब दोनों की रिड्यूस स्पीड, दोनों की 12 है। अरुण यहाँ से चल रहा है, ये एक पर्सन 12 से, भाई यहाँ से कबीर चल रहा है, ये एक पर्सन 12 से, 240 की दूरी है ना, 12-12 की स्पीड है, 1 घंटे में ये 24 करेंगे। टोटल समय जो लगने वाला है वो इनको 10 घंटे लगने वाले। कितने बजे चले थे ये, 1 बजे चले थे, 1 बजे में आप 10 घंटे ऐड कर दो, 1 बजे में 12 घंटे ऐड करोगे सुबह के 1 एम में, तो 1 पीएम तक आप पहुंचोगे। 2 घंटे इसमें से घटा दो मेरे भाई, तो सुबह 11 बजे आप पहुंच जाओ। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी बताए, इसलिए बताया क्योंकि उसमें काम करने की जरूरत नहीं थी। कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा समझाने में, ऑब्वियस सी बात है, उसमें शायद समझाने की जरूरत थी और आपको बताने की जरूरत थी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। एक आध क्वेश्चन में अगर समस्या हो जाती है, कुछ ऐसी कंफ्यूजन होती है, तो आप प्लीज मुझे इससे रिलेट आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, है ना। फिर भी अगर देखो एक्सप्रेशन देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप भाई कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। बट ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ एक आधा क्वेश्चन में हो सकता है शायद कुछ दिक्कत हो, ऐसे उसमें भी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए भाई खुद से क्वेश्चन करोगे है ना, डू इट योरसेल्फ, तभी इसका फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जितने मर्जी आप क्वेश्चन करते रहो, देखते रहो, कोई फायदा नहीं है ना। तो बार बार देखो, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना, बिकॉज यार यू आर क्वाइट एनफ मैच्योर। ठीक है, इसको अदरवाइज वाली बात नहीं, बार बार इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि फायदा नहीं है। फायदा तब नहीं है जब आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डू एट योर ओन, है ना, आपको खुद से चीजें करनी है। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड की सबसे बड़ी समस्या ही यही है। अच्छा अरे यार ऐसे होना था, ठीक है अब तो हो गया, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा बताता है तो आपका जल्दी होता है, और खुद करते हैं तो थोड़ा सा अपने को समस्या यस टाइम अपने को लगता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन्स हो रहे हैं, तो आप अपने स्टडी सर्कल में, है ना, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को मेरे भाई शेयर कर सकते हो। ठीक है, इन सेशंस के बारे में आपको बता सकते हो। ठीक है, कोई भी समस्या क्वांट या एलआर से रिलेटेड, है ना, सेशन से रिलेटेड, एनी सजेशन एनी काइंड, आप उससे डायरेक्ट मेल कर लीजिए, या आप यूट्यूब पे के नीचे जो भी वीडियो होती है मेरी, है ना, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको सेशन क्लियर हुआ। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है मेरे भाई।